मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 211 यंग हुओ और शूयू। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C211 यंग हुओ और शूयू। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 211 यंग हुओ और शूयू। ये पहली बार था जब तियानमिंग ने आने के बाद से फेटपाथ पीक को छोड़ा था। अब वह किंग्यू के साथ था। वे दोनों उसके वाहन पर बैठे थे और ग्रैंड ओरिएंट पर्वत से एजोर इमोर्टल पर्वत की ओर उड़ रहे थे। नदियां बिना किसी रुकावट के पर्वत से होकर गुजर रही थीं। किंग्यू का जीवनबद्ध जानवर एक शीर्ष स्तरीय 8 सितारा जानवर था जिसे संत जानवर माना जा सकता था, यहां तक कि मुयांग के इन किलिन से भी ऊंचा। ली संत कबीले के युवाओं में केवल ली जुवानचेन और उसके पास शीर्ष स्तरीय 8 सितारा जानवर थे। उसका नाम ग्रैंड व्हाइट कुनपेंग था और यह वर्तमान में अपने शुद्ध सफेद रॉक रूप में था। इसके सफेद पंख सुंदर रूप से लंबे थे। तियानमिंग ने खुद भी काफी संख्या में कुनपेंग देखे थे, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे सुंदर था जिसे उसने देखा था, किंग्यू की तरह। यह भी एक दुर्लभ चंद्रमा प्रकार का जीवनबद्ध जानवर था। चंद्रमा विशेषता सेज चेन की तारा विशेषता के समान थी, लेकिन चंद्रमा की शक्ति को प्रसारित करती थी। किंग्यू और उसका कुनपेंग चांदनी को अवशोषित करके प्रशिक्षण ले सकते थे। साथ ही कुनपेंग हवा और पानी की विशेषताओं वाला भी था, जिसे चंद्रमा की शक्ति से भरा जा सकता था। ये कुछ ऐसा था जो विंड ब्लडलाइन के लोगों के पास नहीं था। ग्रैंड व्हाइट कुनपेंग दुर्लभ थे, यहां तक कि एपेक्स ब्रांच में भी। ये जानवर अपने कुन और रॉक दोनों रूपों में चांद की तरह सफेद था। जबकि ये दिन के दौरान ठीक दिखता था, ये रात में एक रत्न की तरह चमकता था। किंग्यू के जानवर का नाम शूयू था। नाम से ये स्पष्ट था कि यह एक मादा जीवनबद्ध जानवर था और छोटी लड़की इसके लिए गिर गई थी। जैसे ही उसने कुनपेंग पर नजर डाली, उसके मुंह से लार टपकने लगी। शूयू ने अपना सिर नीचे करके छोटे चूजे को देखा और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद के लिए तरस रहा था। हे, छोटी लड़की मूर्ख की तरह हंसी। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, उसने कहा। मूर्ख। कुनपेंग को बोलना आता था क्योंकि उसने मनुष्यों के साथ बहुत समय बिताया था। अधिकांश जीवनबद्ध जानवर केवल अपने स्वामियों के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद करने के लिए तैयार थे और अपने मुंह से वास्तविक आवाज निकालने के लिए परेशान नहीं थे। ये बहुत बड़ी परेशानी थी जब विकल्प कहीं अधिक आसान था। तियानमिंग के अपने 2 बातूनी जानवर निश्चित रूप से सामान्य नहीं थे। शूयू उसे ठंडा कंधा दे रहा था, लेकिन यंग हुओ हार नहीं मानने वाली थी। तो क्या हुआ अगर उसका शरीर शूयू के लिए अच्छा नहीं था? उसने कसम खाई कि वह एक दिन इस खूबसूरत सफेद पक्षी को सफलतापूर्वक लुभाएगा। या यह एक मछली से ज्यादा कुछ था। वर्तमान में यंग हुओ शूयू के सिर के ऊपर खड़ा था, हवा को अपने पूरे शरीर पर लगने दे रहा था। आधे साल से भी कम उम्र के छोटे चूजे पर परिपक्वता का एक संकेत था। वह एक दबंग मुद्रा खोजने की कोशिश कर रहा था जो शूयू का ध्यान उसकी सुंदरता की ओर आकर्षित करे, लेकिन तेज हवाओं ने उसके सिर के पंखों को बिगाड़ दिया, जिससे उसके सिर पर शर्मनाक सींग दिखाई देने लगा, जिसे उसने जल्दी में ढकने की कोशिश की। लानत है, मुझे विकास जारी रखना चाहिए। इस सीन का क्या मतलब है? इसकी वजह से मेरा हेयर स्टाइल पूरी तरह से खराब हो गया है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसकी आंखों में सिर्फ 7 तारे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी भी बहुत से लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। यहां तक कि शूयू के भी 8 तारे थे और यह बिल्कुल चमकदार और सुंदर लग रहा था। इसका अगला विकास इसे एक संत जानवर बना देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यंग हुओ शूयू, हमारे नाम ऐसे लगते हैं जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये खुशी से बोला। नहीं रुको, मेरे जैसे एक अनंत नरकीय फीनिक्स का एक दिन हरम होगा। मुझे अपने हरम में उन सभी के लिए पर्याप्त प्यार रखना सुनिश्चित करना होगा। छोटी लड़की ने खुद से सोचा। किंग्यू ने पहाड़ों को देखा जैसे वे उड़कर आगे बढ़ रहे थे और एक के बाद एक उन्हें तियानमिंग से मिलवाया। ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय एक बहुत ही गुप्त संस्था थी जिसने 10,000 वर्षों के बाद अनगिनत तकनीकें और सामग्री एकत्र की थी। अपने वर्तमान स्वरूप में भी यह अभी भी ग्रैंड ओरिएंट क्षेत्र स्वर्ग के एलिसियम के आधिपत्य के बराबर था। ली संत कबीला संप्रदाय का केवल एक पहलू था और इसका उपयोग पूरे संप्रदाय का न्याय करने के लिए नहीं किया जा सकता था। बड़े भाई, अब पंथ में सबसे अधिक अधिकार बुजुर्गों की परिषद के पास है। वे मुख्य रूप से ग्रैंड ओरिएंट पर्वतों के सबसे मध्य पर्वत शिखर ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत पर स्थित हैं। ये पंथ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उस समय इसे कुनपेंग पवित्र पर्वत कहा जाता था। पहाड़ पर स्थित ग्रैंड ओरिएंट पवित्र हॉल पुराना कुनपेंग पवित्र हॉल था। हालांकि उस हॉल को फेटपाथ पीक पर ले जाया गया, उसने उसके बगल में बैठकर बताया। तेज हवाओं के कारण उसके बाल इधर उधर उड़ रहे थे। मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि कुनपेंग पवित्र हॉल के अंदर का सिंहासन इतना बड़ा था। ये सही है, ये ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का सिंहासन है, किंग्यू ने कहा। ये सब अब अतीत की बात हो चुकी है।
वर्तमान में संप्रदाय के गुरु की नामात्र उपाधि के अलावा ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय का मूल रूप से ली संत कबीले से कोई लेना देना नहीं था। संप्रदाय को अब वैसे भी अपने गुरु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 33 बुजुर्ग अपने आप ही मामले सुलझा सकते थे। सबसे मध्य में स्थित ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत के अलावा इसके चारों ओर 33 अमर पर्वत हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी बुजुर्ग का है और प्रत्येक का अपना गुट है। बुजुर्ग येकिन के अमर पर्वत को एज्योर इमोर्टल माउंटेन कहा जाता है और हम वहां के आंतरिक शिष्य हैं, उसने समझाया। 33 अमर पर्वतों ने ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत को घेर रखा है, जिनमें से प्रत्येक आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक बढ़ रहा है। आंतरिक शिष्य क्या है? तियानमिंग ने पूछा। ये ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में इस्तेमाल की जाने वाली एक तरह की रैंक है। अलग अलग रैंक के शिष्य अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति और संसाधन समर्थन के साथ प्रशिक्षण लेते हैं। शिष्यों को मूल रूप से उनकी प्रतिभा के आधार पर रैंक किया जाता है, लेकिन संप्रदाय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ लोग कोनों को काटने में सक्षम हैं। यह मूल रूप से दिन के अंत में कुलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कुलों द्वारा नियंत्रित? ओह, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ। उस समय ली संत कबीले का अनुसरण करने वाले कई कबीले थे, इसलिए संप्रदाय मूल रूप से विभिन्न कबीलों का एक समूह है। जबकि बड़ों की परिषद संप्रदाय में सर्वोच्च प्राधिकारी है, प्रत्येक बुजुर्ग भी अपने स्वयं के कबीले से संबंधित है। चूंकि संप्रदाय का मुख्य कबीला ली संत कबीला अनुग्रह से गिर गया था, इसलिए अन्य कबीलों ने अपने सर्वश्रेष्ठ लोगों को बुजुर्गों की परिषद बनाने और संप्रदाय को संयुक्त रूप से नियंत्रित करने के लिए भेजा। उनमें से कोई भी किसी दूसरे के अधीन नहीं रहना चाहता था, इसलिए संयुक्त शासन ही समाधान था। एड्स बाय पब फ्यूचर। शिष्य के कितने पद हैं? तियानमिंग ने पूछा। मूल रूप से 4। सबसे कम रैंक वाले शिष्यों को नामात्र के शिष्य कहा जाता है। ये लोग प्रशिक्षण के लिए संप्रदाय में नहीं आ सकते और मैंने कभी किसी को नहीं देखा। वे संभवतः विभिन्न देशों में फैले हुए प्रतिभाशाली लोग हैं जो संप्रदाय के मानक को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें संप्रदाय में नामात्र का स्थान दिया जाता है। इस तरह वे किसी न किसी रूप में संप्रदाय में योगदान दे सकते हैं। अलग अलग उम्र के कई नामात्र के शिष्य हैं। संप्रदाय के भीतर सबसे कम रैंक वाले शिष्यों को बाहरी शिष्य कहा जाता है। उन्हें संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से या ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे केवल बाहरी संप्रदाय में ही प्रशिक्षण ले सकते हैं। उनके पास उनकी साधना में मार्गदर्शन करने वाले उचित लोग भी नहीं हो सकते हैं। उन्हें 33 अमर पर्वतों के बाहर 99 पर्वतों में साधना के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। 99 पर्वत बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और प्रत्येक पर एक पर्वत स्वामी का शासन है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाहरी शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से सबसे कड़ी थी। बाहरी शिष्यों से एक रैंक ऊपर आंतरिक शिष्य होते हैं। मूल रूप से सबसे प्रतिभाशाली बाहरी शिष्य जो अनगिनत बाधाओं से लड़ते हुए अपना रास्ता बनाते हैं और किसी एक एल्डर की नज़र में आते हैं, उन्हें एल्डर के अपने अमर पर्वतों में शामिल होने के लिए चुना जाएगा। उदाहरण के लिए हम एजोर अमर पर्वत के आंतरिक शिष्य हैं। आंतरिक शिष्यों को उच्च गुरुओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, उनके पास साधना संसाधनों तक बेहतर पहुंच होती है और उन्हें ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत पर प्रशिक्षण लेने की अनुमति होती है, जो कि सभी संप्रदायों में साधना करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। कई बाहरी शिष्य आंतरिक शिष्य बनने के लिए इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसका कारण यह है कि वे इस तक पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर सबसे ऊंचा पद क्या है? तियानमिंग ने पूछा। वे बुजुर्गों के प्रत्यक्ष शिष्य होंगे। ये पद प्रत्येक अमर पर्वत में केवल सबसे प्रतिभाशाली लोगों का होता है। वे अमर पर्वत के सभी साधना संसाधनों तक पहुंच का आनंद लेते हैं। इस पद वाले अधिकांश लोग बुजुर्गों के अपने कुलों के वंशज हैं। जो आंतरिक शिष्य बन जाते हैं और अंततः प्रत्यक्ष शिष्य बन जाते हैं, वे बहुत ही कम अल्पसंख्यक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बुजुर्ग हर दशक में केवल 10 प्रत्यक्ष शिष्यों को ही लेता है। यह विशेष रूप से कुछ अधिक शक्तिशाली और युवा बुजुर्गों के लिए मामला है, जो अपने प्रत्यक्ष शिष्यों के बारे में बहुत अधिक चयनशील होते हैं। किंग्यू अभी भी एक आंतरिक शिष्या थी। ली संत कबीले की सदस्य के रूप में वह प्रत्यक्ष शिष्या के पद के लिए भी लड़ रही थी, क्योंकि इससे उसे और अधिक दर्जा, संसाधन और शक्ति प्राप्त होती। क्या ली जुआनचेन युवेन ताइजी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं? युवेन ताइजी काफी मजबूत है ना? ये सही है। ली जुआनचेन की प्रतिभा मुझसे कहीं बेहतर है। हालांकि उसके सीधे शिष्य बनने का मुख्य कारण उसके पिता ली जुआनेई का लगातार ली सेंट कबीले के बाकी सदस्यों को सर्वोच्च शाखा से दूर खींचना है। शायद वह युवेन ताइजी के साथ इस पर काम कर रहा है। उसने अपनी आंखों में खून की प्यास भरी हुई आंखों से कहा, जो उसकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं थी। युवेन ताइजी का नाम सुनते ही ऐसी प्रतिक्रिया हुई। अब तियानमिंग एक आंतरिक शिष्य था और अभी भी उससे एक रैंक ऊपर था। क्या आप एल्डर येकिन के प्रत्यक्ष शिष्य बनना चाहते हैं? उसने पूछा। वर्तमान में ली संत कबीले में केवल एक प्रत्यक्ष शिष्य था, ली जुआनचेन। एल्डर येकिंग अब शिष्य नहीं ले रहे हैं। हालांकि उनके बेटे महान गुरु ये शाओकिंग के पास एक नया एल्डर बनने का मौका है। कुछ समय पहले एक एल्डर बुढ़ापे से गुजरा था और महान गुरु ये के एल्डर बनने की सबसे अच्छी संभावना है।
उन्होंने कहा था कि अगर मैं 17 साल की उम्र से पहले एकता के छठे स्तर तक पहुंच सकता हूं, तो वे मुझे अपना शिष्य बना लेंगे और जब तक वे एल्डर बनेंगे मैं अपने आप ही एक प्रत्यक्ष शिष्य बन जाऊंगा। ये निश्चित रूप से कबीले के लिए अच्छा होगा। वह अपनी संभावनाओं के बारे में आशावादी लग रही थी। तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगी, किंग्यू, फीलिंग ने प्रोत्साहित किया। वह पूरी बातचीत सुन रही थी लेकिन चुप रही क्योंकि वह साधना के अधिकांश पहलुओं से अनभिज्ञ थी। तियानमिंग यह नहीं भूल पाया कि वह उसके आसपास थी और उसका शरीर समय समय पर यहाँ वहाँ धड़क रहा था। धन्यवाद लिंग एर, किंग्यू ने कहा, बड़े भाई, यदि तुम अच्छा करोगे तो शायद तुम भी महान गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य बन सकोगे। उनके पास अभी तक कोई शिष्य नहीं है। हम देखेंगे। मैं वर्तमान में जूनियर संप्रदाय गुरु हूँ, इसलिए प्रत्यक्ष शिष्य बनना लगभग पदावनति जैसा है। हाँ, उन्होंने मजाक में कहा। वे सभी जानते थे कि आजकल जूनियर संप्रदाय गुरु की स्थिति किस तरह की होती है। फिर भी मजाक ने वास्तव में गंभीर माहौल को हल्का करने में मदद की। इसे कच्चे रूप में बिल्कुल भी नहीं समझाया गया था और यह वास्तव में चीनी में काम नहीं करता है। यंग हुओ यिंग हाओ चीनी में कुछ लोकप्रिय शब्द खेल की तरह शू यू के साथ समानताएं साझा नहीं करता है। जितना हम अनुमान लगा सकते हैं, यह एक हाई स्कूल की लड़की द्वारा अपनी नोटबुक में अपने क्रश के अंतिम नाम के साथ अपना नाम बनाने के बराबर है। शुक्र है, शुओक वो समानता अंग्रेजी में काम करती है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 212 प्रधान शिष्य युगेन शेंदु। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C 212 प्रधान शिष्य युगेन शेंदु। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 212 प्रधान शिष्य युगेन शेंदु। तियानमिंग और अन्य लोगों के संप्रदाय में आने के बाद किंग्यू बहुत अधिक मुस्कुराने लगी। यंग हुओ की हरकतों से अक्सर वह जोर से हंस पड़ती थी। बड़े भाई, एक और रैंक है जो प्रत्यक्ष शिष्यों से भी ऊपर है और किसी भी बुजुर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। उन्हें प्राइम टॉवर में प्रशिक्षण लेने की अनुमति है, जो पूरे संप्रदाय में सबसे पवित्र स्थान है। वे शिष्य परिषद में बुजुर्गों के बराबर खड़े हो सकते हैं और सामान्य उच्च गुरुओं से भी वरिष्ठ हैं, किंग्यू ने अचानक कहा। ओह, उच्च पद, इसे क्या कहते हैं? तियानमिंग ने पूछा। प्रधान शिष्य, प्रमुख शिष्य है ना? तो वे पद में सीधे शिष्यों से भी ऊपर हैं। ऐसा लगता था कि इन चुने हुए लोगों का पद वाकई बहुत ऊंचा था। यह शायद स्वर्ग के एलिसियन बच्चों के बराबर था। ये सही है, किंग्यू ने आगे कहा, हर प्रमुख शिष्य संप्रदाय में सबसे अधिक प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। जब तक उन्हें परिपक्व होने दिया जाता है, वे निश्चित रूप से बड़ों की तरह शक्तिशाली होंगे। हर दशक में प्रमुख शिष्यों की एक नई पीढ़ी का चयन किया जाता है। प्रत्येक पीढ़ी में आमतौर पर केवल एक या दो या कोई भी नहीं होता है। हालांकि वर्तमान पीढ़ी जो 20 वर्ष से कम है, एक अपवाद है। इस पीढ़ी में उनमें से 4 हैं। वे सभी ग्रैंड ओरिएंट दायरे में वास्तव में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वे, बिना किसी संदेह के, संप्रदाय के सबसे अच्छे प्रतिभाशाली लोग हैं। उनके उल्लेख पर उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। वे 4 हैं। इतने सारे, तुम्हें क्या लगता है वे कितने शक्तिशाली हैं? तियानमिंग ने उत्सुकता से पूछा। संभवतः वे 16 या 17 वर्ष की उम्र में एकता के शिखर तक पहुंचने में सफल हो गए, या शायद स्वर्गीय इच्छा के स्तर तक भी पहुंच गए, उन्होंने ईर्ष्या से कहा। नरक, वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। तियानमिंग ने सोचा था कि वह ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों में सबसे ऊपर होगा। वह इन प्रमुख शिष्यों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? वे 16 साल की उम्र में ली यानफे को टक्कर दे सकते थे। उन्होंने कहा, क्या वे दवाइयों और जड़ी बूटियों से भरे हुए बड़े हुए थे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन? बिल्कुल नहीं। वे चारों सभी बुजुर्गों के वंशज हैं और उनका व्यक्तिगत मार्गदर्शन है। मूल रूप से उन्होंने 3 साल की उम्र में साधना शुरू कर दी थी। 16 साल की उम्र तक वे 10 साल से ज्यादा समय तक प्रशिक्षण ले चुके होंगे। 3 साल की उम्र में तियानमिंग अभी भी कीचड़ में खेल रहा था। उदाहरण के लिए, युवेन ताइजी के सबसे बड़े बेटे को बचपन से ही तीसरे और 9वें बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिला है। अपने संत जानवर के साथ उसकी प्रतिभा अवास्तविक है। उसका एक प्रमुख शिष्य बनना कुछ ऐसा था जिसे सभी ने हल्के में लिया। ये प्रमुख शिष्य ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय के सबसे बड़े कुलों में से एक से आया था। आखिरकार परिषद के तीसरे बड़े व्यक्ति युवेन फैंटियन थे और परिषद के 9वें बड़े व्यक्ति युवेन ताइजी थे। ऐसे दादा और पिता के साथ, एक संत जानवर के साथ, उनका उत्थान लगभग निश्चित था। बड़ों की रैंकिंग उनकी शक्ति पर आधारित नहीं थी, बल्कि उनके योगदान पर आधारित थी। हर बार जब पुनर्मूल्यांकन किया जाता था तो युवेन ताइजी की रैंक आगे बढ़ जाती थी। शायद वह एक दिन अपने पिता युवेन फैंटियन से आगे निकल जाए। उस प्रधान शिष्य का नाम क्या है? तियानमिंग ने पूछा। युवेन शेंदु। अब यह एक डराने वाला नाम है, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। वह युवेन ताइजी का सबसे बड़ा बेटा था और अब तियानमिंग ली वुडी का सबसे बड़ा बेटा था।
वे साथ नहीं मिल सकते थे। युवेन शेंदु शायद एकता के शिखर पर था या यहाँ तक कि स्वर्गीय इच्छा पर भी। जबकि तियानमिंग 20 साल का था, वह युवेन शेंदु से ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर भी वह वास्तव में साधना कर रहा था, वह वास्तव में इतना लंबा नहीं था। किसी की प्रतिभा का आकलन करने के लिए उम्र का उपयोग करना उनके लिए कतई उपयुक्त नहीं था। क्या तुम युवेन कबीले से डरते हो? तियानमिंग ने किंग्यू की नजरें बदलते हुए पूछा। नहीं, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? उसने कहा, मैं अपने माता पिता का बदला लेना चाहती हूँ। इस जीवन में मैं केवल यही मांगती हूँ। अभी के लिए यह बहुत कठिन है। चलो कुछ और करते हैं और थोड़ा समय लेते हैं, उसने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। लेकिन बड़े भाई, क्या आप लिन जियाओटिंग को मारने से पहले कुछ और करने के बारे में सोच सकते थे? वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह समझ सकता था कि वह कैसा महसूस कर रही थी। जीवन लंबा है और कर्म निश्चित रूप से आएगा। इन बदमाशों को अंततः वही काटना होगा जो उन्होंने बोया है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें जो कुछ भी उन्होंने उगाया है उसका अच्छा स्वाद मिले। जब समय आएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बड़े भाई, ये ठीक है, मुझे ये खुद करना चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, तियानमिंग ने उसे चुप करा दिया और कहा, अभी कोई निर्णय मत लो। जब समय आएगा तब देखेंगे। ठीक है, उसने सिर हिलाकर कहा। शायद उसे उसके शब्दों में कुछ उम्मीद दिखी। ठीक है, चलिए परिचय जारी रखते हैं। बड़ों के अलावा और किस तरह के वरिष्ठ लोग होते हैं? किंग्यू सीधा बैठ गया और बोला, बुजुर्गों का पद सर्वोच्च है और उनमें से प्रत्येक एक अमर पर्वत को नियंत्रित करता है। प्रत्येक पर्वत पर 10 हॉल प्रीफेक्ट हैं जो संसाधन वितरण, संघर्ष समाधान और अपने अमर पर्वतों के सामान्य संचालन के प्रभारी हैं। हॉल प्रीफेक्ट के अंतर्गत उच्च कोटि के गुरु होते हैं जो शिष्यों को उनकी साधना में मार्गदर्शन देते हैं। वे व्यक्तिगत शिष्य बना सकते हैं, हालांकि उनका पद आंतरिक शिष्य ही रहता है। प्रत्येक अमर पर्वत में 10 हॉल प्रीफेक्ट और 10 श्रेष्ठ गुरु होते हैं, इसलिए लगभग 100 या उससे अधिक प्रति पर्वत। अधिकांश हॉल प्रीफेक्ट और श्रेष्ठ गुरु संत हैं। वे ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय की रीढ़ हैं। एल्डर ये किंग के बेटे, ये शाओ किंग, एजियोर इमोर्टल माउंटेन के हॉल प्रीफेक्ट में से एक है, वास्तव में सर्वोच्च रैंक वाले। वो एक ही समय में एक श्रेष्ठ गुरु भी हैं। संप्रदाय में हॉल प्रीफेक्ट के समान स्तर पर एक और रैंक है, प्रमुख। वे किसी विशेष अमर पर्वत से संबद्ध नहीं हैं, बल्कि बुजुर्गों की परिषद से जुड़े हैं। वे परिषद की कार्यकारी शाखा हैं। संप्रदाय में सैकड़ों प्रमुख हैं और वे सभी संप्रदाय के संचालन का प्रबंधन करने के लिए ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत पर रहते हैं। एक और रैंक है जो किसी अमर पर्वत से संबंधित नहीं है, ग्रैंड ओरिएंट संरक्षक। जब अधिकांश बाहरी शिष्य परिपक्व हो जाते हैं और संप्रदाय से बाहर नहीं निकाले जाते हैं और श्रेष्ठ गुरु के रूप में कट नहीं बनाते हैं, तो वे संरक्षक बन जाते हैं। संरक्षक संप्रदाय की मुख्य लड़ाकू शक्ति हैं। उनमें से अधिकांश संप्रदाय के भीतर तैनात हैं, लेकिन कई एबिसल युद्ध क्षेत्र में रहते हैं। संप्रदाय शाखाओं की रक्षा के लिए ग्रैंड ओरिएंट दायरे में कुछ बिखरे हुए भी हैं। इसके अतिरिक्त बाहरी संप्रदाय के 99 पर्वतों के लिए 99 पर्वत स्वामी हैं जो बाहरी शिष्यों की साधना का प्रबंधन करते हैं। पर्वत स्वामियों का दर्जा उच्च गुरुओं के समान ही है। तियानमिंग को अब संप्रदाय के पदानुक्रम और भूगोल की एक मोटी समझ हो गई थी। नामात्र के शिष्यों को छोड़कर रैंक और पदोन्नति का रोडमैप बाहरी शिष्य से आंतरिक शिष्य, फिर प्रत्यक्ष और प्रमुख शिष्य तक शुरू होता है। जैसे जैसे कोई एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ता है, वे शिष्य की स्थिति से स्नातक हो जाते हैं। कमजोर लोगों को हटा दिया जाएगा और शाखा संप्रदायों में भेज दिया जाएगा, जो वर्मिलियन बड में स्वर्ग के अभयारण्य के अनुरूप थे। औसत दर्जे के लोगों को संप्रदाय की सेवा करने के लिए ग्रैंड ओरिएंट संरक्षकों में शामिल किया जाएगा। प्रतिभाशाली लोग उच्च गुरु या पर्वतीय स्वामी बनेंगे और उनसे आगे के लोग हॉल प्रीफेक्ट या प्रमुख बनेंगे। सबसे भयानक प्रतिभाएं बुजुर्गों की परिषद में शामिल होंगी। स्वाभाविक रूप से कबीले के समर्थन के बिना कोई भी सामान्य व्यक्ति हॉल प्रीफेक्ट या उससे आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कि वे वास्तव में बेहद प्रतिभाशाली न हो। आखिरकार यह एक पदानुक्रमित और प्रतिस्पर्धी जगह है, तियानमिंग ने निष्कर्ष निकाला। यह पहली बार था जब उसने एक ऐसा संप्रदाय देखा था जो सख्त अनुशासन में था। उसने अनुमान लगाया कि स्वर्ग का एलिसियम इतना अलग नहीं होगा और शायद यह और भी अधिक जटिल था। दूसरे शब्दों में, लेडी लॉन का वास्तव में एक उच्च पद था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लिंग येचेन एक नौकर की तरह उसकी सेवा करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तियानमिंग एक एलिसियन बच्चे या प्रधान शिष्य के समान स्तर पर होना चाहता था। हालांकि उसे पहले वहीं से शुरुआत करनी थी जहां वह था। अब तक एक नीला पहाड़ नजर आने लगा था। दूर से देखने पर पहाड़ की चोटी एक देवता की तरह लग रही थी जो अभिवादन के लिए हाथ फैलाए खड़ा था। यहीं से नीला अमर पर्वत नाम पड़ा। पहाड़ के चारों ओर कई इमारतें बिखरी हुई थीं, जिनकी संख्या हजारों में थी। ज्यादातर आंतरिक शिष्य वहीं रहते थे, केवल कुछ ही जैसे कि किंग्यू और ली संत कबीले के अन्य लोग अपने अपने पहाड़ों पर अपने कबीले के साथ रहते थे। तियानमिंग भी जाहिर तौर पर बाद वाली श्रेणी में आता था।
भले ही वह एज और इमोर्टल माउंटेन का आंतरिक शिष्य था, लेकिन वह अक्सर वहां नहीं जाता था। उसने अनुमान लगाया कि वह भविष्य में ग्रैंड ओरिएंट सेक्रेड माउंटेन और फेटपाथ पीक पर ज्यादातर सक्रिय रहेगा। महान मास्टर, ये शीघ्र ही अपना व्याख्यान आरंभ करने वाले हैं। मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। जब वे पहाड़ के पिछले हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने अपने जानवरों को उनके रहने योग्य स्थानों में ही रखा। तियानमिंग और किंगयू एक विस्तृत और सुंदर प्रांगण में प्रवेश कर गए, जिसके केंद्र में सैकड़ों सीटें थीं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से 3 मीटर से अधिक की दूरी पर थी। वर्तमान में अधिकांश सीटें भरी हुई थीं। किसी को भी महान गुरुओं के व्याख्यानों के लिए पहले से ही नामांकन कराना पड़ता था, ऐसा किए बिना स्थान लेना वर्जित था। किंगयू ने पहले ही ऐसा कर लिया था और तियानमिंग को कोने के पास एक सीट पर ले गया। यद्यपि आज का व्याख्यान एकता के बारे में है, फिर भी एकता के प्रथम स्तर के कई शिष्य इसे पुनः अभ्यास के रूप में देख रहे हैं। ये बहुत प्रभावी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने कई शिष्यों को देखा जो पहले से ही प्रथम स्तर के यूनिटी बीस्ट मास्टर थे। केवल 14 वर्ष की आयु के कुछ युवा लड़के और लड़कियों को ही वास्तव में सुनने की जरूरत थी। बड़े भाई, आप तो 20 साल के हो चुके हैं। क्या आपको 13 साल के बच्चों के साथ लेक्चर में भाग लेने में असहजता महसूस नहीं होती? फीलिंग ने बेरहमी से चिढ़ाते हुए कहा। बकवास है। अगर मैं यहाँ पैदा हुआ होता तो अब तक मैं एक महान गुरु बन चुका होता, उन्होंने जवाब दिया। तुम फिर से शेखी बघार रहे हो। अगर तुमने ऐसा और किया तो मुझे डर है कि नीला अमर पर्वत तुम्हारे अहंकार के भार से ढह जाएगा। तुम मुझे फिर से कम आंक रहे हो। हे, जब मैं तुम्हें जोरदार थप्पड़ मारूंगा तो इसके परिणाम भुगतने होंगे, तुम्हें पता है। मुझे पता है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मुझे डराने की कोशिश मत करो। ठीक है, तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारना तो ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी गांड पर तो। तियानमिंग ने शरारती अंदाज में कहा। उसे चिढ़ाना उसके पसंदीदा शगलों में से एक था। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैं तुम्हें खरोचने के लिए म्याऊं म्याऊं बुलाऊंगा। यह मेरी बात सुनेगा। अगर हिम्मत हुई तो मैं इसकी गेंदों को अच्छी तरह से हिला दूंगा। बेचारी बिल्ली अभी भी जीवन बदस्थान में सो रही थी, पूरी तरह से बेखबर। अचानक ठंड महसूस होने पर उसने जल्दी से अपनी पूंछ से अपने रत्नों को बचा लिया। उस समय किंगयू ने चेतावनी दी, बड़े भाई महामहिम मास्टर, ये यहाँ हैं। कोई शोर मत करो। उसने सिर हिलाया। वर्तमान में उसकी सबसे बड़ी बाधा यूनिटी के पहले स्तर तक पहुंचना था। इसलिए वह जानना चाहता था कि जल्द ही एल्डर बनने वाले ये शाओकिंग का इस बारे में क्या कहना है। क्या वह उनकी सफलता में मदद कर सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 213 ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C213 ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 213 ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स। 30 साल से कम उम्र का एक आदमी भीतरी हॉल से बाहर आया। वह सफेद लबादा पहने हुए था और हाथ में पंखा लिए हुए था, जो उसके दुबले पतले शरीर और सौम्य भाव के साथ मिलकर उसके सुरुचिपूर्ण व्यवहार को और निखार रहा था। अगर किंगयू ने उसे पहले से उस युवक के बारे में नहीं बताया होता तो तियानमिंग सोचता कि वह कोई सामान्य विद्वान है। उस व्यक्ति ने अपना गला साफ किया और कहा, आंतरिक शिष्यों, मैं परम पूज्य गुरु ये शाओकिंग हूँ। मैं आज यहाँ एकता क्षेत्र में कुछ अंतर्दृष्टियों को समझाने के लिए आया हूँ। आज हम एकता क्षेत्र के निर्माण के बारे में बात करेंगे। व्याख्यान के दौरान आप बिना अनुमति के नहीं बोल सकते। समझ गए? शिष्यों ने एक स्वर में कहा। तुरंत ही सुंदर प्रांगण में सन्नाटा छा गया। किंगयू आज्ञाकारी तरीके से सीधा बैठ गया। ये शाओकिंग ने व्याख्यान शुरू करने से पहले उसकी ओर देखा और मुस्कुराया और फिर तियानमिंग की ओर मुड़ा, जिसके सफेद बाल भीड़ में काफी अलग दिख रहे थे। ये किंगयू के हल्के भूरे बालों से भी अधिक आकर्षक था। ये शाओकिंग ने अपने पिता येकिन से तियानमिंग के पेंटाबेन होने के बारे में सुना होगा और कैसे वह खुद स्पिरिट्सोज में होने के बावजूद चौथे स्तर की यूनिटी में किसी को हराने में कामयाब रहा। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि वह यूनिटी में प्रवेश करने के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आया था। ऐसा लग रहा था कि उसका यह व्याख्यान काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। इस धारणा ने उसके व्याख्यान के प्रति उसके जुनून को और भी बढ़ा दिया। एकता क्षेत्र पर चर्चा करते समय हमें इसके नाम से शुरू करना चाहिए। एकता का अर्थ है एक रूप में लौटना, दो को एक में मिलाना या शायद तीन को एक में मिलाना। एकता क्षेत्र के रहस्यों को गहराई से देखने के लिए आपको सबसे पहले एकात्मक प्रकृति या एकता को समझना होगा। इसका वास्तव में क्या मतलब है? एक पशु स्वामी और एक जीवनबद्ध पशु अलग अलग संस्थाएं हैं। उन्हें एक क्यों बनना चाहिए? उन्हें एक कैसे बनना चाहिए? मुझे यकीन है कि यह बिना कहे ही समझ में आता है कि एक पशु स्वामी और उसके जीवनबद्ध पशुओं ने अपना पूरा जीवन एक साथ बिताया है, एक दूसरे से परिचित होते हुए। हालांकि क्या ये वास्तव में एक होने के समान है?
ये सही है, एकता के दायरे का एकजुट करने वाला पहलू सिर्फ एक साथ लड़ने को संदर्भित नहीं करता है। इसके बजाय उनके विचार, मानसिकता, इच्छा शक्ति और लड़ने की भावना को भी पूरी तरह से मिलाना होगा। आदर्श स्थिति में मनुष्य जानवर बन जाएगा और जानवर मनुष्य बन जाएगा। इसलिए एकता क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए किसी को अभी तक संबंधों या ऊर्जा समन्वय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जीवनबद्ध जानवरों के साथ भावनात्मक प्रतिध्वनि बनाने के लिए किसी को अपने अंतरतम मानस से शुरू करने की आवश्यकता है। आपके बीच सब कुछ एक जैसा रहने दें। एक एकीकृत संपूर्ण का जन्म एकता क्षेत्र का वास्तविक रूप है। एकता क्षेत्र और संबंध केवल क्षेत्र की लागू तकनीकें हैं। याद रखें, कुंजी मन है। मन की एकता एकता क्षेत्र की आधारशिला है। यदि नश्वर क्षेत्र साधना के शुरुआती चरण है, तो एकता क्षेत्र वह बिंदु है जहां पशु स्वामी और जीवनबद्ध पशु एक ही क्षेत्र में पहुंचते हैं। उस बिंदु से आप उनकी आत्मा स्रोत क्षमताओं को कहीं बेहतर समझेंगे और आपके पशु आपकी रणनीतियों और शक्ति को समझेंगे। एकता क्षेत्र आपको स्वर्गीय इच्छा क्षेत्र की मूल बातें समझने के लिए प्राकृतिक दुनिया का अवलोकन करने में भी सक्षम करेगा। पशु शिरा और आत्मा स्रोत क्षेत्र उस चरण के लिए केवल पूर्वापेक्षाएं हैं। साधना के नश्वर क्षेत्र मूल आधार हैं। संत क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही वे भाग्य को चुनौती देने के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि उनकी साधना आगे बढ़ती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत आगे रखना चाहिए, लेकिन अपने जीवनबद्ध पशुओं के साथ वास्तविक समझ हासिल करने के लिए वर्तमान पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये शाओकिंग का व्याख्यान काफी अच्छा था और तियानमिंग को पूरी बात याद रखने में कोई परेशानी नहीं हुई। इन जैसे वरिष्ठों के पास मू यान की तरह ही अपनी अंतर्दृष्टि और राय होती है। तियानमिंग एक धूर्त व्यक्ति था और उसका दिमाग साफ था। शांत प्रांगण में वह मन की उस अवस्था में पहुंच गया था जिसके लिए ये शाओकिंग उसका मार्गदर्शन कर रहा था। मानसिक समझ अवलोकन से शुरू हुई। उसे अपने जानवरों का अवलोकन करना था और उन्हें समझना था, तभी वह एक बन पाया। तभी वे द्विध्रुवीय डोमेन बनाने के लिए गठजोड़ बना सकते थे। हालांकि यह सब सैद्धांतिक था, लेकिन इसने तियानमिंग के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक प्रकाश का काम किया और उसके सफल प्रयास से पहले उसके कई संदेहों को दूर किया। आमतौर पर एक व्याख्यान केवल 1 घंटे तक चलता है, लेकिन ये शाओकिंग ने आज उससे 2 गुना समय बिताया। तियानमिंग ने इससे बहुत सारे नोट्स लिए। ऐसा नहीं था कि उसे बिंदु याद नहीं थे, उसे लगा कि जो कुछ कहा गया था उसकी पेचीदगियों को सही तरह से समझने के लिए उसे इसे कुछ बार देखने की जरूरत है। फिर भी उसने आज के व्याख्यान से बहुत कुछ सीखा था और अब वह एकता के दायरे के बारे में उतना अनभिज्ञ नहीं था जितना पहले था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब तक व्याख्यान आखिरकार समाप्त हो चुका था। अन्य शिष्यों ने धन्यवाद कहा और चले गए। तियानमिंग ने अपने नोट्स को अंतिम बार देखने के बाद उन्हें दूर रख लिया। वह केवल यही चाहता था कि व्याख्यान थोड़ा और लंबा होता। बड़े भाई, चलो चले, किंग्यू ने कहा। जरूर, तियानमिंग मुस्कुराया। अपनी बहन के साथ क्लास में जाना बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि फीलिंग पहले से ही झपकी ले रहा था। जब उसने सुना कि अब जाने का समय हो गया है, तो उसे फिर से ऊर्जा महसूस हुई। क्या ये जूनियर संप्रदाय गुरु नहीं है? जब वे जाने वाले थे, तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। पीछे मुड़ने पर उन्होंने देखा कि यह ली लिंगे था, जो पवन वंश से ली जुवानहे का बेटा था, जिसे तियानमिंग ने बुरी तरह से हराया था। तियानमिंग ने बहुत पहले ही उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। उसके बगल में एक आकर्षक चेहरे वाली सुंदरी बैठी थी, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास थी और जिसके चेहरे पर अहंकार की ठंडी अभिव्यक्ति थी। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसने तैयारी और मेकअप में कोई कमी नहीं की थी। तुम क्या चाहते हो? तियानमिंग ने पूछा। कुछ नहीं, सच में। मैं यहाँ सिर्फ जूनियर संप्रदाय गुरु को अपना सम्मान देने आया हूँ। इस बीच मैं आपको एल्डर येकिन की पोती येजियाई से मिलवाता हूँ। वह आप में काफी दिलचस्पी रखती है, ली लिंगे ने कहा। तियानमिंग ने लड़की की ओर देखा। यह महामहिम मास्टर ये की भतीजी है, किंग्यू ने कहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह ये शाओकिंग से इतनी अलग महसूस करती थी। ये जियाई तियानमिंग को नीची नजर से देखने के लिए आई थी, जैसे एक महान रईस किसी आम आदमी को देखता है। तुम वही हो जिसने ली लिंगे को हराया था और जूनियर संप्रदाय गुरु बन गई थी। ये सही है। क्या तुम्हें पता है कि वह मेरा दोस्त है? उसकी निगाहें गहरी हो गईं और उसने अमित्र भाव से अपना सिर झुका लिया। दोस्त? क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारा पालतू नहीं है? तियानमिंग ने पूछा। तुमने क्या कहा? ली लिंगे ने झपट्टा मारा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो फिर लगता है कि यह बाद वाली बात है। तो मालकिन नाराज है कि मैंने उसके कुत्ते को हरा दिया, क्या यही बात है? ली तियानमिंग, क्या तुम सच में मेरे क्षेत्र में परेशानी खड़ी करना चाहते हो? तुम तो उस समय भी वहां नहीं थे जब मैंने ली किंग्यू के साथ गड़बड़ की थी। क्या तुम इसका स्वाद लेना चाहोगे? उसने धमकी दी। तो तुम ही हो जो नियमित रूप से मेरी बहन को परेशान करते हो। बड़े भाई, बस उसे अनदेखा करो, किंग्यू ने कहा। तियानमिंग ने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपना सिर नीचे झुकाए और मुट्ठियां भींचे हुए देखा। उसने एजियोर इम्मोर्टल माउंटेन में अकेले ही साधना की थी, जबकि ये जेरी बहुत से अनुयायियों के साथ उस जगह की बॉस थी।
तियानमिन को बस एक नज़र में ही पता चल गया कि बदमाशी के पीछे वही मास्टरमाइंड थी। शायद ली चिलिंग और ली चेनलेई भी उसके गुर्गे थे। ली किंग्यू एक ऐसी महिला थी जो झगड़ों से बचती थी, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति के कारण लोग अक्सर अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए उसके साथ खिलवाड़ करते थे। ये सही है, बचपन से ही मैंने उसके साथ सैकड़ों बार छेड़छाड़ की है। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ दूंगा क्योंकि तुम जूनियर संप्रदाय के गुरु हो। ये तो सभी जानते हैं कि जूनियर संप्रदाय के गुरु बाहरी शिष्यों से भी कमतर होते हैं, उसने प्रसन्न स्वर में कहा। उसके अनुचरों ने अपमान पर खुशी मनाई, जूनियर संप्रदाय के गुरु पर कटाक्ष करने के लिए अपनी श्रेष्ठता की साझा भावना का आनंद लिया। हालांकि यह बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं था, लेकिन ऐसी घमंडी अहंकारी लड़की वास्तव में तियानमिन की किताब में कुछ थप्पड़ों की हकदार थी। लेकिन उसकी स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एल्डर ये किंग ने उसकी मदद की थी, उसने इसे जाने देने का फैसला किया। उसने देखा कि महामहिम मास्टर ये शाओ किंग दूर से उन्हें देख रहे थे। ये जियई आगे बढ़ी और तियानमिन की बाह थाम ली। मैं ली लिंगे को जूनियर संप्रदाय का गुरु बनाना चाहती थी ताकि वह मकबरे में जाकर मुझे बता सके कि अंदर क्या है। फिर भी तुमने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया और मेरे दादाजी को मेरे नीला अमर पर्वत पर आने के लिए मना लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम एक पेंटाबिन हो। मुझे दिखाओ। इस तरह की लड़की को बेशक गलत तरीके से पाला गया था। वह वेई लिंगक्सुआन से भी ज्यादा बिगड़ैल और निडर थी। तियानमिन की नज़र में ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी भी एक अपरिपक्व बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वह ये शाओकिंग की ओर मुड़ा क्योंकि वे उसके क्षेत्र में थे और वह अपनी भतीजी को पीट सकता है या नहीं, यह उस पर निर्भर करता था। ये शाओकिंग ने अचानक कहा, जियई, बाहर निकल जाओ। अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है तो मेरे व्याख्यान में मत आना। अंकल, वह डांट खाकर अपना चेहरा खो बैठी थी और झल्लाकर बोली। ये देखने के लिए उसके चारों ओर उसके साथी खड़े थे। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, ये शाओकिंग ने जोर दिया। ये जियई स्तब्ध थी, उसका चेहरा असंतुष्ट भाव से सिकुड़ गया था। अपने दोस्तों के सामने अपमानित होने के कारण उसका चेहरा इतना लाल हो गया कि उसे दर्द होने लगा। उसका दबा हुआ गुस्सा आंसुओं की धार में बहने वाला था। उसने बस इतना ही किया था कि जूनियर संप्रदाय के गुरु का थोड़ा मजाक उड़ाया था, फिर भी उसके अपने चाचा ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। वह पहले उसे इस तरह रोकने के लिए बीच में नहीं आता था। तियानमिन ने कहा, जाओ कीचड़ में खेलो छोटे बच्चे। चूंकि ये शाओकिंग को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए तियानमिन को भी इसकी परवाह नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, बस तुम रुको, वो फुसफुसाई और फिर चली गई। उसके साथ कुछ समस्याएं हैं, तियानमिन ने असहाय भाव से कहा। उसने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे उसकी नफरत बढ़े। ऐसा लग रहा था कि जूनियर संप्रदाय के गुरु से यही अपेक्षित था। क्या पूरे संप्रदाय से उसे यही सामान्य व्यवहार मिलने वाला था? अगर ऐसा है तो उसे मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। ये जैदी के जाते समय उसके हाव भाव देखकर तियानमिन को पता चल गया कि परेशानियां अभी शुरू ही हुई हैं, लेकिन उसने सोचा कि उसे इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। एल्डर ये किंग और महान गुरु ये शाओकिंग के बारे में जो कुछ भी वह जानता था, उसके आधार पर उसे विश्वास था कि ये कबीला अनुचित लोगों का समूह नहीं था। तो आप ली तियानमिन हैं? ये शाओकिंग ने उसके सामने आकर कहा। हाँ, महामहिम गुरु, क्या मैं आपकी बैन रिंग देख सकता हूँ? निश्चित रूप से। तियानमिन जानता था कि वह निश्चित रूप से इसके बारे में उत्सुक था। बुरा नहीं है, वे वास्तविक दिखते हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्या आप आधे साल में यूनिटी के तीसरे स्तर तक पहुंच पाएंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। व्याख्यान कैसा था? तियानमिन ने कहा, मैं बहुत कुछ समझ गया हूं और अब मुझे पता है कि मुझे किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। बुरा नहीं है, लगता है मेरा अतिरिक्त घंटा व्यर्थ नहीं गया। व्याख्यान के दौरान तुम बहुत ध्यान से लगे। उसने देखा था कि तियानमिन ने नोट्स लेने तक का काम किया था। महान गुरुदेव, आपकी विस्तृत व्याख्याएं सचमुच बहुत सहायक थीं। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि आप इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स को आजमाएं। देखें कि क्या आप यूनिटी के पहले स्तर तक सीधे पहुंच सकते हैं। इंपीरियल 9 गुना द्वार क्या है? तियानमिन ने पूछा। क्या किंग्यू ने तुम्हें नहीं बताया? किंग्यू ने उत्तर दिया, महान गुरु, मैं व्याख्यान के बाद उसे ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत पर लाने वाला था। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं उसे स्पष्टीकरण दूंगा। ग्रैंड ओरिएंट सीक्रेट माउंटेन पर ऐसी कई चीजें हैं जो आंतरिक शिष्यों के लिए वाकई उपयोगी हैं। इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट उनमें से एक है। इसे तत्काल एकता निर्माता भी कहा जाता है। यह आपके जीवनबद्ध स्थान को दबाने में सक्षम है। उस अत्यधिक दबाव के तहत आप अपने मन और ऊर्जा को अपने जीवनबद्ध जानवरों के साथ सिंक्रोनाइज करने में सक्षम होंगे, जो वास्तव में एकता तक पहुंचने में सहायक होगा। आप अब स्पिरिट सोर्स पर हैं और केवल एकता को तोड़कर ही आपके लिए बहुत आसान समय होगा। इसलिए वहां जाओ, युवा आदमी। ये शाओकिंग ने तियानमिन के कंधे पर थपथपाया। मैं तुरंत वहां जाऊंगा, महान गुरु, तियानमिन ने सिर हिलाकर कहा। आखिरकार ये शाओकिंग एक सभ्य व्यक्ति निकला।
अगर वह एक एल्डर बन सकता है और तियानमिन को अपना प्रत्यक्ष शिष्य बना सकता है तो ये सही होगा। ये शाओकिंग अधिक औपचारिक एल्डर येकिन की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट और सीधा था। धन्यवाद महामहिम गुरुदेव, भाई बहन ने एक स्वर में कहा। उन्होंने कहा, कड़ी मेहनत करो। साथ ही मेरी ओर से ली वुडी को भी नमस्कार करो। फिर उन्होंने हाथ हिलाकर अपना पंखा हिलाया और चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 214 100 सितारा संत जानवर की कथा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C 214 100 सितारा संत जानवर की किंवदंती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 214 100 सितारा संत जानवर की कथा। ग्रैंड ओरिएंट पवित्र पर्वत। मुख्य शिखर बादलों में ऊंचा, राजसी और गरिमा में था। ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय के शिष्यों ने इसे संक्षेप में पवित्र पर्वत कहा। ये बुजुर्गों की परिषद के लिए सभास्थल था और शिखर पर ग्रैंड ओरिएंट पवित्र हॉल बनाया गया था जो अन्य पहाड़ों को बौना बनाता था। ग्रैंड ओरिएंट सीक्रेट हॉल के नीचे 10 एल्डर हॉल थे। यहाँ किसी भी अमर पर्वत से जुड़े नहीं होने वाले बुजुर्ग पवित्र पर्वत की व्यवस्था को बनाए रखते थे। केवल आंतरिक शिष्य और उससे ऊपर के लोग ही पवित्र पर्वत पर साधना कर सकते थे, जो इसके असंख्य लाभों को दर्शाता है। सीधे शब्दों में कहें तो मुख्य शिखर पशु गुरुओं की साधना के लिए शून्य आधार था। पवित्र पर्वत में कई महत्वपूर्ण स्थान हैं और इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स उनमें से एक है। यहीं से शिष्य यूनिटी और उसके सभी स्तरों तक पहुंचते हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको बारीकियों का पता चल जाएगा। भाई बहन ग्रैंड व्हाइट कुनपेंग पर खड़े थे, हवा में उड़ रहे थे। बाएं और दाएं पवित्र पर्वत पर जीवन से भरे जानवर घूम रहे थे, जमीन, पानी और हवा में घूम रहे थे। इन दुर्लभ जानवरों की विविधता आंखों को चकित कर देने वाली थी। तियानमिन का लक्ष्य आज इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स था। आखिरकार ये शाओकिंग ने व्यक्तिगत रूप से इसकी सिफारिश की थी। अपनी बातचीत के दौरान भाई बहन पवित्र पर्वत पर पहुंचे, जहां किंग्यू तियानमिन को शाही 9 गुना द्वारों तक ले गया। 9 विशाल काले पत्थर के द्वार एक दूसरे के आगे और पीछे एक साथ खड़े थे, जो एक विशाल वर्ग में 9 गुना मार्ग बना रहे थे जो दूर से दिखाई दे रहा था। समय के उतार चढ़ाव को झेलते हुए ये प्राचीन द्वार एक बीते युग की याद दिलाते हैं, भव्य और गहन। पत्थर के प्रत्येक द्वार 100 मीटर ऊंचे और 50 मीटर से अधिक चौड़े थे। तियानमिन को इस बात का अंदाजा था कि ये पत्थर के द्वार आध्यात्मिक अयस्क हैं, जिन पर ली शेनशियाओ की कब्र की तरह संत के स्वर्गीय पैटर्न है। निश्चित रूप से उसे जल्द ही पहले पत्थर के द्वार पर फैले संत के स्वर्गीय पैटर्न मिले। पैटर्न के अस्तित्व के कारण पत्थर का द्वार एक ऊंचे पहाड़ जैसा दिखता था जो अपने दबाव से प्रत्येक शिष्य का परीक्षण करता था। दूसरे द्वार पर 2 संत स्वर्गीय पैटर्न थे। उस सादृश्य से अगले द्वार पर एक तीसरा संत स्वर्गीय पैटर्न होगा। सबसे अंत में अंतिम इंपीरियल 9 गुना द्वार में 9 संत स्वर्गीय पैटर्न होंगे, जो कुल 45 पैटर्न बनाते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली शेनशियाओ की कब्र पर मौजूद 81 पैटर्न की तुलना में फीके होने के बावजूद इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स का मूल्य स्पष्ट था। ली वुडी ने पहले ही समझाया था कि सफेद स्वर्गीय पैटर्न संत स्वर्गीय पैटर्न थे, और पिछले कुछ दिनों में तियानमिन ने संत स्वर्गीय पैटर्न के बारे में काफी पूछताछ की थी और उनके बारे में बुनियादी समझ हासिल की थी। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी, काला और सफेद। बाकी सभी से बेहतर सफेद स्वर्गीय पैटर्न सबसे गहरे और व्यावहारिक होते हैं और उन्हें संत स्वर्गीय पैटर्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संत स्वर्गीय पैटर्न वाले किसी भी स्पिरिट हर्ब, अयस्क या खतरे के नाम के आगे संत शब्द लगा होता है। उदाहरण के लिए संत आत्मा हर्ब, संत आत्मा खतरा और संत आत्मा अयस्क 3 प्रकार के खजाने हैं जो संत स्वर्गीय पैटर्न की संख्या से पहचाने जाते हैं, न कि रंग से। संक्षेप में, जितने ज्यादा पैटर्न उतने ही कीमती। उदाहरण के लिए इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स में 45 संत स्वर्गीय पैटर्न है। अगर शाही 9 गुना द्वार संप्रदाय के मुकुट का गहना था तो कोई केवल ली शेनिक्सियाओ की कब्र के अथाह मूल्य की कल्पना ही कर सकता था। जब तियानमिन ने आखिरकार संतों के स्वर्गीय पैटर्न की अवधारणा को समझ लिया तो वह केवल ये स्वीकार कर सकता था कि ली समाधि में प्रवेश करना कितना बड़ा सौदा था। लेकिन इस समय यह एक दूर की चिंता थी। एक महत्वहीन स्पिरिटसोर्स बीस्टमास्टर के रूप में उसका लक्ष्य संप्रदाय के संसाधनों को यूनिटी तक पहुंचाने के लिए उपयोग करना था। इसके अलावा तियानमिन को संत चरण के रहस्यों को जानने के लिए स्वर्गीय इच्छा का पता लगाना होगा। हालांकि जो लोग संत स्तर तक पहुंचे वे सभी 40 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग थे, जैसे ये शाओकिंग और युवान ताइजी, इसलिए तियानमिन को कोई जल्दी नहीं थी। बड़े भाई, यह आपका पहला मौका है जब आप इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स पर जा रहे हैं। मेरे साथ आइए, मैं आपको इसके माध्यम से चलता हूँ। वास्तव में मुझे यहाँ भी साधना करनी है। मैं 5वीं स्तरीय एकता को तोड़ने से बस थोड़ा दूर हूँ। अपनी उम्र और वर्तमान साधना के साथ किंग्यू की प्रतिभा ने उसे संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्यों जैसे ली जुवानचिन के बराबर रखा। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
आप कौन सा गेट इस्तेमाल करेंगे? तियानमिंग ने पूछा। 9 द्वारों में से सबसे ज्यादा शिष्य पहले 3 द्वारों पर एकत्र हुए। जितना पीछे उतने ही कम शिष्य। 5वें द्वार के बाद लगभग कोई नहीं था। मैं आमतौर पर 5वें द्वार पर साधना करता हूँ। उसके बाद केवल जीवनबद्ध पशुओं वाले शिष्य ही द्वारों के उत्पीड़न को सहन कर सकते हैं। आप जितना आगे बढ़ेंगे प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। हालांकि अपनी सीमाओं से परे खुद को धकेलने से आपका जीवनबद्ध स्थान ढह जाएगा। एक बार जब ये ढह जाता है तो आपका जीवनबद्ध पशु एक दयनीय मौत मर जाएगा। ये गंभीर परिणाम है। मैं समझ गया। तियानमिंग ने आखिरी गेट पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। 9वें गेट में प्रवेश करने के लिए किस तरह के जीवित जानवर की आवश्यकता होगी? यूनिटी में चौथे क्रम का संत पशु। वर्तमान में किसी भी प्रमुख शिष्य के पास चौथे क्रम का संत पशु नहीं है, उसने धीरे से उत्तर दिया। क्या संत जानवरों के लिए अलग अलग आदेश हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या संत जानवर 9 सितारा जीवनबद्ध जानवर नहीं थे? 7 सितारा शाही जानवर, 8 सितारा शाही जानवर और 9 सितारा संत जानवर, कम से कम वर्मिलियन बर्ड ने उन्हें इसी तरह वर्गीकृत किया था। बेशक, संत जानवरों के लिए 9 आदेश हैं, किंग्यू ने कहा। 9 क्रम तो सबसे शक्तिशाली 9वें क्रम के संत जानवर हैं। हाँ, 9वें क्रम का संत जानवर कितना शक्तिशाली होगा? एक जानवर गुरु की साधना सीमाएं क्या है? 9वें क्रम के संत जानवरों के बारे में भूल जाओ। पूरे ग्रैंड ओरिएंट दायरे में 7वें क्रम का संत जानवर भी नहीं है। बड़े भाई 8 सितारा जीवन वाले जानवर को पार करने वाला संत जानवर है, और पृथ्वी संत दायरे तक पहुंचने के लिए पहले से तीसरे क्रम का संत जानवर बुनियादी आवश्यकता है। स्काई संत दायरे तक पहुंचने के लिए आपको चौथे से छठे क्रम के संत जानवर की आवश्यकता होगी, और एम्पायरियन संत दायरे तक पहुंचने के लिए 7वें से 9वें क्रम के संत जानवर की आवश्यकता होगी, किंग्यू ने समझाया। हाल ही में साधना की महान दुनिया में प्रवेश करने के बाद तियानमिंग को अपने विनम्र दृष्टिकोण का विस्तार करने की बहुत आवश्यकता थी। तो यह ऐसा ही है। मैं बस सोच रहा था कि कैसे कुछ जानवरों के स्वामी पृथ्वी संत या आकाश संत तक पहुंच सकते हैं, जबकि अन्य स्वर्ग संत तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। ली तियानमिंग की आंखों में एक गहरी तड़प जगमगा उठी। वह जानना चाहता था कि आदिम अराजकता जानवरों की सीमाएं क्या थीं। किंग्यू, तुम कैसे पहचानते हो कि जीवनबद्ध पशु किस वर्ग का है? उसने पूछा। उनकी आंखों के सितारों के द्वारा। ऐसा कैसे? सबसे पहले, एक जीवनबद्ध जानवर को संत जानवर माना जाने के लिए उसके पास 9 सितारे होने चाहिए। हालांकि केवल 9 सितारे उसे एक गैर क्रमबद्ध संत जानवर बनाते हैं। हालांकि जानवर के मालिक से संत क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उसका विकास सीमित होगा। एक 9 सितारा जीवनबद्ध जानवर एक साधारण गैर क्रमबद्ध संत जानवर माना जाता है। और सोचिए कि तियानमिंग ने एक बार माना था कि 9 सितारे सीमा थे। यंग हुओ और म्याओ म्याओ की आंखों में अनंत सितारे देखने के बावजूद यह एक अविश्वसनीय सपना जैसा लग रहा था, जो वास्तविकता से बहुत दूर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, प्रथम श्रेणी के संत जानवरों की आंखों में 10 से 19 तारे होते हैं, द्वितीय श्रेणी के संत जानवरों की आंखों में 20 से 29 तारे होते हैं, तृतीय श्रेणी के संत जानवरों की आंखों में 30 से 29 तारे होते हैं, और इसी प्रकार आगे भी। मैं समझ गया। तो क्रमित संत जानवरों की आंखों में 2 अंक के तारे होते हैं, और 9वें क्रम के संत जानवरों की आंखों में 90 से 99 तारे होते हैं, तियानमिंग ने जोड़ा। हाँ, 100 सितारों के बारे में क्या ख्याल है? उसके होठों पर जिज्ञासा भरी मुस्कान उभर आई। मैंने जो सुना है उसके अनुसार 100 सितारा वाला सेंट बीस्ट एम्पायरियन सेंट दायरे से आगे बढ़ने का आधार है। लेकिन ये तो किंवदंतियों की बात है। तियानमिंग को अब संत जानवर के आदेशों का बुनियादी ज्ञान हो गया था। चूंकि चौथे क्रम के संत जानवर को 9वें द्वार पर साधना करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसके जीवनबद्ध जानवरों के पास कम से कम 40 सितारे होने चाहिए। दुर्भाग्य से यंग हुओ और म्याओ म्याओ दोनों ही केवल 7 सितारा जीवनबद्ध जानवर थे और द्वार के दमनकारी बल के तहत आसानी से कुचल दिए जा सकते थे। इंपीरियल 9फोल्ड गेट्स में साधना करने वाले अधिकांश शिष्यों के पास प्रथम श्रेणी के संत जानवर थे। दूसरे क्रम के संत जानवर दुर्लभ थे और तीसरे क्रम के संत जानवर लगभग अनसुने थे। शून्य कुनपेन 30 सितारों के साथ तीसरे क्रम के संत जानवर के रूप में पैदा हुआ था। आगे के विकास के लिए मन्ना पर निर्भर करते हुए इसकी आंखों में सितारों की संख्या 40 तक बढ़ाई जा सकती थी, जिससे ये चौथे क्रम का संत जानवर बन गया। बेशक चौथे क्रम का संत जानवर होना जरूरी नहीं कि स्काई सेंट में सफलता की गारंटी हो, ये केवल एक शर्त थी। वास्तविक साधना कई कारकों पर निर्भर थी। केवल एकता में रहने वाले लोग ही शाही 9 गुना द्वारों में साधना करते हैं। उससे आगे बढ़कर कोई अन्यत्र साधना कर सकता है। यद्यपि प्रमुख शिष्य यूनिटी से आगे निकलने से एक कदम दूर थे, लेकिन उनके पास चौथे क्रम के सेंट बीस्ट्स नहीं थे। कितना समय हो गया है जब से कोई शिष्य 9वें द्वार में प्रवेश किया है? तियानमिंग ने आश्चर्य से पूछा। हजारों साल पहले, किंग्यू ने कहा। वे सबीली संत कबीले की सर्वोच्च शाखा के पूर्वज थे। वे शून्य कुनपेन के साथ पैदा हुए थे, जो 20 वर्ष की आयु से पहले चौथे क्रम के संत जानवरों में विकसित हुए।
वे लोग हैं जो अब ली समाधि में दफन हैं। और ली संत कबीले से अलग कोई नहीं है। मेरे पिता करीब आ गए, लेकिन उनका जीवन बद्ध पशु 29 सितारों पर अटक गया, केवल एक कम। मैं समझ गया, तियानमिंग ने सिर हिलाया। बड़े भाई, चूंकि आपके जीवनबद्ध जानवरों के पास 7 सितारे हैं, इसलिए आपको पहले द्वार पर साधना करनी चाहिए। जब तक आप द्वार पर साधना नहीं करते, तब तक आपको कोई उत्पीड़न महसूस नहीं होगा, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। पहले मेरे साथ 5वें द्वार पर आइए। पहले द्वार पर जाने से पहले मैं आपको एक प्रदर्शन दूंगा, किंग यू ने सुझाव दिया। जरूर। हालांकि पहला दरवाजा भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन तियानमिंग ने अपने जीवनबद्ध स्थान में अन्य 8 अंडों के बारे में सोचकर सावधानी बरतना पसंद किया। रोने और पछताने से क्या हासिल हो सकता था अगर उसके अंडे दरवाजे के बल से धूल में मिल जाते। इस प्रकार भाई बहन एक दूसरे के साथ साथ इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स में चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 215 असंख्य फूलों के बीच हरियाली की झलक। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C 215 असंख्य फूलों के बीच हरियाली की झलक। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 215 असंख्य फूलों के बीच हरियाली की झलक। इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स ग्रैंड ओरिएंट सेक्रेड माउंटेन पर सबसे लोकप्रिय प्रशिक्षण क्षेत्र था, जहां प्रतिदिन शिष्यों की भीड़ उमड़ती थी। यहां तक कि पहले और दूसरे गेट पर भी लाइन में लगना पड़ता था। बिना कतार के यहां पूरी तरह से अव्यवस्था हो जाती। आमतौर पर पवित्र पर्वत के प्रमुख शिष्यों को झगड़ों से बचाने के लिए वहां पहरा देते थे। उदाहरण के लिए इस महीने 2 प्रमुख थे जो हॉल प्रीफेक्ट के समान दर्जा साझा करते थे और शिफ्ट में गेटों पर नजर रखते थे। ये काम उबाऊ से कम नहीं था। इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स के पीछे एक हॉल था। पहली मंजिल की खिड़कियों से एक युवक और युवती को चाय पीते हुए देखा जा सकता था। वे बातें करते हुए बाहर की ओर देख रहे थे। करीब से देखने पर पता चला कि इन युवा लोगों के चेहरे से एक मोटी खूनी आभा निकल रही थी और वे बिल्कुल भी वैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे जैसा 20 साल के युवाओं को करना चाहिए। पवित्र पर्वत का मुखिया बनने के लिए आवश्यक शर्तें संत क्षेत्र में प्रवेश करना था। संतों के सबसे निचले स्तर, एक पृथ्वी संत का भी न्यूनतम जीवनकाल 2 शताब्दियों का था। जो लोग अपने 40वें वर्ष में उस क्षेत्र में पहुंचे, वे नश्वर लोगों के सापेक्ष केवल 20 वर्षीय दिखते थे। संत क्षेत्र में प्रवेश करने पर व्यक्ति को इस हद तक पुनः सशक्त बनाया जाता था कि उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया उलझ जाती थी। बाईं ओर का मुखिया एक विशाल शरीर वाला व्यक्ति था, जिसकी लंबाई कम से कम 2 मीटर थी। वह एक विशाल, आराम कर रहे भालू जैसा दिखता था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था और उसके चेहरे पर एक निशान था जिससे उसका सिर दूर से एक चमकदार कटे हुए उबले अंडे जैसा दिखता था। हालांकि जब उसे करीब से देखा गया तो उसकी भयंकर निगाहों ने तुरंत सुझाव दिया कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। जहां तक तियानमिंग का सवाल है, संप्रदाय के प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्ति एक भयानक अस्तित्व थे। यहां तक कि स्वर्ग के एलिसियम के निरीक्षकों को भी इन पर्वत प्रमुखों के सामने झुकना पड़ता था। हालांकि यह तय था क्योंकि वे केवल नौकर थे। वास्तव में सक्षम लोग ऐसे काम के लिए स्वर्ग के एलिसियम को नहीं छोड़ेंगे। दाईं ओर की पवित्र पर्वत प्रमुख दूसरी से बिल्कुल अलग थी। वह एक जीवंत युवती की तरह लग रही थी। कोई भी उसे सरसरी निगाह से देखकर तुरंत बता सकता था कि वह सुंदरता की पराकाष्ठा है। हालांकि वह जवान लग रही थी, लेकिन उसकी निगाहें और उसका व्यवहार कुछ और ही संकेत दे रहा था। जहां भी वह अपनी निगाहें घुमाती, शिष्यों को उसके सामने सिर झुकाना पड़ता। उसे ये युक्सी कहा जाता था। युक्सी, हम शिनचेन के 13वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक भोज आयोजित कर रहे हैं। क्या मुझे तुम्हारे लिए एक सीट आरक्षित करनी चाहिए? गंजे आदमी ने सावधानी से पूछा। नहीं, उसने अपनी बाहें मोड़ ली और उसकी ओर देखे बिना ही मना कर दिया। हमेशा की तरह निर्दयी है ना? गंजे आदमी ने हंसते हुए कहा। क्या अब तक तुम्हें इसकी आदत नहीं हो गई है? युवेन कहता है, मैंने तुमसे बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझ पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो ढेरों दूसरी औरतें कतार में खड़ी हैं, उसने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन वे मेरा सच्चा प्यार नहीं है। आप जो भी कहें। वह बहस करने में असमर्थ थी। युवेन केताई ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि ये युक्सी उसके चेहरे पर छाई ठंडी नजर को नोटिस करने में विफल रही। तुम्हारा भाई एक बड़ा आदमी बनने जा रहा है। मैंने अपने पिता और बड़े भाई को ये कहते हुए सुना कि 5 उम्मीदवार थे और तुम्हारे भाई को 18 वोट मिले। उनमें से 2 युवान कबीले से हैं। तुम्हें पता है कि मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 2 वोटों के बिना वह बुजुर्ग नहीं बन सकता। अगर बाकी 4 में से कोई भी बुजुर्ग बन जाता तो ये बहुत आसान होता। मैं भी बुजुर्ग बन सकती थी, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। हालांकि वह समय के हिसाब से काफी बूढ़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी जवान और खूबसूरत लग रहा था। यहां तक कि उसकी आंखें घुमाने में भी अभी भी काफी आकर्षण था।
हालांकि यह इतना स्पष्ट नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे पिता और सबसे बड़े भाई का बड़ों की परिषद में काफी प्रभाव है। अगर वे नहीं होते तो कई अन्य लोग आपके भाई के पक्ष में अपना वोट डालने में संकोच करते। कोई नहीं कह सकता कि वे किसे चुनते। ये युक्सी ने बिना कोई जवाब दिए केवल मुस्कुरा दिया। ठीक है, जल्द ही आपके ये कबीले की परिषद में 2 बुजुर्ग होंगे। बधाई हो, युवेन कैती ने कहा। इसमें बड़ी बात क्या है? हजारों साल पहले ये कबीले की ताकत आपके युवेन कबीले से 10 गुना अधिक थी। ये सही है। और उस समय ली संत कबीला हमसे सैकड़ों गुना शक्तिशाली था और तुम्हारा ये कबीला उनसे कमतर नहीं था। हाँ हाँ हाँ। शक्तियों का उत्थान और पतन वास्तव में युवान कैती को बहुत मनोरंजक लगा। क्या आप शेखी बघार रहे हैं? अरे नहीं, यह मुख्य रूप से मेरे भाई और पिताजी की बदौलत है। मैं तो बस उनकी चमक में नहा रहा हूँ। ये युक्सी ने अपने होठों को दबाया और चाय की चुस्की ली। उसे अभी भी गेट पर युवेन कैती के साथ निगरानी ड्यूटी के कुछ और दिन बाकी थे। कम से कम कहने के लिए उसे इस बारे में बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस तरह से उसने उसे देखा, उसने उसे सावधान रहने के लिए मजबूर कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वर्तमान में ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय युवेन कबीले से संबंधित है। उसने अपने दिल में शिकायत की। ये कबीले का अब कबीले में इतना प्रभाव नहीं रहा। शायद जब ये शाओकिंग एक बुजुर्ग बन जाए तो इसमें सुधार हो। उसने अपनी दृष्टि इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स की ओर घुमाए और किशोर बच्चों को एकता की ओर बढ़ते देखा। छोड़ दो, सब लोग हट जाओ, मेरा रास्ता मत रोको, किसी ने अचानक पुकारा। ये यूशी ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो एक 13 वर्षीय लड़का युवा सुंदरियों के एक समूह को इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स की ओर ले जाने में मदद कर रहा था। वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए युवा ने लोगों को भगाना शुरू कर दिया। बहुत से शिष्य जो अभी कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने ही वाले थे, उनका सत्र उस युवा द्वारा बर्बाद कर दिया गया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे इस बात से बहुत नाराज थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पीछे कौन है तो वे केवल नीचे देख सकते थे और असंतुष्ट भाव से वहां से चले जा सकते थे और उस युवा के लिए रास्ता बना सकते थे। क्या वह शेनचेन नहीं है? युवेन कैती ने हंसते हुए कहा, क्या बच्चा है? वह केवल 13 साल का है, फिर भी उसके पीछे बहुत सी सुंदरियां घूम रही हैं। मुझे देखने दो। वह युवा लड़की गोंगसुन यू होनी चाहिए, है ना? और वह फैंग चियू है, मुझे लगता है। वह एल्डर किन वूली की प्रत्यक्ष शिष्या है। दूसरी ओर उन बहनों को सूली और सू ताओ कहा जाता है। सू ताओ केवल 13 साल की है और लगभग एकता में है। वह एल्डर सन जेन की प्यारी पोती होगी। और बाकी? युवेन कैती ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात जारी रखी। उस सुंदर युवक के इर्द गिर्द कई उच्च पद की सुंदर महिलाएं थीं, जिससे वह और भी अधिक आकर्षक लग रहा था, विशेषकर उसकी उम्र को देखते हुए। क्या लड़कियों के समूह से घिरा रहना उसकी प्रतिभा या क्षमता का संकेत है? ये युक्सी ने पूछा। बेशक, यह उसके आकर्षण का सबूत है। ये लड़का वाकई कमाल का है। यह मेरे भाई से भी ज्यादा प्लेबॉय है। ये युक्सी ने अपनी आंखें घुमाई और इस बारे में बात करना जारी नहीं रखना चाहती थी। वे बस इस पर एक समझौते पर नहीं आने वाले थे। तुम्हें उस पर अच्छी तरह से नजर रखनी चाहिए। यह मत सोचो कि वह शाही 9 गुना द्वारों पर खिलवाड़ कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसका कबीला शक्तिशाली है। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि कैसे वह युवक अन्य साधकों को भगा रहा था। ये ठीक है, ये केवल एक छोटी सी बात है। जिन लोगों को भगाया गया है, उनके पास कोई भी उनका समर्थन नहीं कर रहा है। उन शिष्यों की तुलना शेनचेंग से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह अपनी उम्र में ही एकता के 5वें स्तर पर है। मुझे यकीन है कि वह कुछ और सालों में एक प्रमुख शिष्य बन जाएगा। युवेन कैती ने कहा। ये युक्सी अब उसे खुश नहीं करना चाहती थी। युवेन शेनचेंग अक्सर युवेन कैती के साथ घूमता था, इसलिए वह अक्सर अपने बड़े भाई के पक्ष में अपनी बात रखता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियानमिंग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 2 पर्वत प्रमुख इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही वह इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स में प्रवेश करने वाला था, उसे एक सुंदर युवक मिला जो अपने साथ कई सुंदरियों को लेकर आया था और उसने कतार में खड़े कई लोगों को भगा दिया। ये कौन है और इतना घमंडी क्यों है? तियानमिंग ने पूछा। वह बता सकता था कि युवक सिर्फ 12 या 13 साल का था, फिर भी वह ली चिलिंग और यहाँ तक कि किंग्यू से भी ज्यादा ताकतवर था। वह युवेन शेनचेंग है, उसने तिरछी नजर से कहा। हालांकि वह युवक निस्संदेह सुंदर था, उसके आसपास की सुंदरियां इस बात की गवाही दे रही थी, किंग्यू उससे बहुत नफरत करता था। वह युवेन शेंदू का छोटा भाई है। तियानमिंग ने पूछा, तो उसमें साधना की अच्छी प्रतिभा है, जिससे मैं आश्वस्त हूँ। हालांकि एक व्यक्ति के रूप में वह कैसा है? खैर, वह युवेन कबीले का एक सदस्य है। वे लगभग एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। तुम्हें उनकी आदत हो जाएगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। तियानमिंग को पता चल गया था कि सू ताओ नाम की लड़की यूनिटी के पहले स्तर पर पहुंचने वाली थी। वह वर्तमान में चौथे द्वार पर साधना कर रहा था। जब वह अपनी सीट पर बैठी तो युवेन शेनचेन के चारों ओर मौजूद अन्य लड़कियों ने उसे यूनिटी में पहुंचने के अपने अनुभवों के बारे में बताया।
ह्यूवेन शेनचेंग ने बाकी शिष्यों को भगा दिया और केवल उन्हें चौथे द्वार पर छोड़ दिया। समूह कितना खुश और लापरवाह लग रहा था, ये देखते हुए वे निश्चित रूप से बहुत कम कठिनाई वाला जीवन जी रहे थे, क्योंकि उनके कुलों को कई बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त था। जिनके पास कोई प्रतिष्ठा या शक्ति नहीं थी, उनके समूह में शामिल होने का कोई मौका नहीं था। हालांकि तियानमिंग को उनसे कोई परेशानी नहीं थी। किंग यू, क्या तुम आज यूनिटी के 5वें स्तर तक पहुंचने की कोशिश करोगे? उसने पूछा। हाँ, क्या मुझे तुम्हें लिंग एर उधार देना चाहिए? आखिरकार फीलिंग किंग यू के साथ स्तर 6 का समन्वय प्राप्त कर सकता था, जो साधना के लिए पर्याप्त से अधिक था। क्या तुम्हें यकीन है? वह जानती थी कि फीलिंग से जुड़ने पर कैसा महसूस होता है। बेशक, तियानमिंग ने कहा। एक पल में उसने फीलिंग को उसके भौतिक रूप में प्रकट होने दिए बिना उसका हाथ पकड़कर उसे किंग्यू के पास स्थानांतरित कर दिया, जिसकी प्रक्रिया ने किंग्यू को बहुत झकझोर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति वास्तव में एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में प्रवाह कर सकता है। जिस क्षण आध्यात्मिक लगाव हुआ, उसने ऊर्जा का संचार महसूस किया। भले ही ये तियानमिंग पर जितना प्रभावशाली था उतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन उसकी लड़ाकू क्षमताओं में काफी सुधार हुआ था। उसकी क्षमताओं में लगभग 6 स्तर तक सुधार हुआ था। धन्यवाद लिंग बड़े भाई। उसे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, फीलिंग ने कहा। फिलहाल वह खुद को नहीं दिखा सकती थी, लेकिन जब तियानमिंग संप्रदाय में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया और उसे बचाने की क्षमता हासिल कर ली, तो शायद उसे अब लगातार उससे जुड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। द्वारों के नीचे साधना किए बिना तियानमिंग को उनसे कुछ भी विशेष निकलता हुआ महसूस नहीं हुआ। वह एक के बाद एक द्वारों से किंग्यू का पीछा करता हुआ 5वें द्वार की ओर बढ़ गया। जब वे चौथे द्वार पर पहुंचे तब ह्यूवेन शेनचेंग ने उन्हें देख लिया। हालांकि तियानमिंग उससे पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन ह्यूवेन शेनचेंग जानता था कि वह कौन है। रुको, उसने अपनी बाहें मोड़ते हुए घमंड से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 216 पेंटामुन स्काईबिन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C216 पेंटामुन स्काईबिन। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 216 पेंटामुन स्काईबिन। उसके बगल में बैठी लड़कियां भी ऊपर देखने लगीं। वे तियानमिंग को नहीं जानती थीं, लेकिन किंग्यू को देखकर वे हंस पड़ी और एक दूसरे को गर्व भरी नजरों से देखने लगी। सोचिए, लड़कियां आपस में इतनी मतलबी भी हो सकती हैं। ओह, ये संप्रदाय गुरु की बेटी है। आप फिर से इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स पर प्रशिक्षण लेने के लिए यहां आए हैं। क्या आप अभी तक यूनिटी के 5वें स्तर तक नहीं पहुंचे हैं? ये सोचना कि आप अपनी प्रतिभा के स्तर के साथ सर्वोच्च शाखा के सदस्य हैं, वास्तव में सर्वोच्च है ना। वे एक दूसरे से लिपटे हुए बातें कर रहे थे और खिलखिला रहे थे। तियानमिंग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वाह, तुम्हारा भी हमेशा मजाक उड़ाया जाता है जैसे मेरा उड़ाया जाता था। ऐसा लगता है कि हम वाकई भाई बहन हैं। किंग्यू ने जबरदस्ती मुस्कुराहट दी। मैं पहले से ही इसकी आदी हो चुकी हूँ। सर्वोच्च शाखा के वर्तमान स्थिति में गिरने के लिए बहुत से लोग उन्हें नीचे गिराने के लिए मजबूर होना चाहते थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि किंग्यू भीड़ में अच्छी तरह से फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि वह किसी की भी प्रशंसा नहीं करती थी या समूह की बयानबाजी से मेल खाने के लिए झूठी बातें नहीं करती थी। ये बिना कहे ही स्पष्ट था कि वह अंततः अलग थलग पड़ जाएगी। महिला गुट बेहद जटिल थे। इसके अलावा किंग्यू उनसे कहीं ज्यादा सुंदर थी, जिसने पहले से ही नकारात्मक भावनाओं के मिश्रण में ईर्ष्या को भी शामिल कर दिया। ये ठीक है, अपनी शक्ति से खुद को साबित करो। यह इन लोगों के साथ बहस करने में समय बर्बाद करने से कहीं अधिक उत्पादक होगा। तियानमिंग ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए प्रोत्साहित किया। ठीक है, ये सफेद बालों वाला व्यक्ति कौन है? क्या वह सिर्फ स्पिरिट्सोज पर है? मुझे मत बताओ कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसने ये कहा वह एल्डर सू जेन की पोती सूली थी। वह लंबी और दुबली थी, लेकिन सही जगहों पर विकसित थी। अपनी कम उम्र के बावजूद वह खुद एक आकर्षक महिला थी। कौन जानता है, बाकी लोगों ने कहा। लेकिन यू, तुमने काफी समय से वयू गुट के लिए कोई मिशन पूरा नहीं किया है। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, नहीं तो बहन वयू तुम्हें गुट से बाहर निकाल देगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम भविष्य में केवल अकेले ही एबिसल युद्ध क्षेत्र में जा सकोगे, गोंगासुनयू ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाकी लोग अभी भी झगड़ रहे थे, लेकिन तियानमिंग और किंग्यू पहले ही 5वें द्वार की ओर मुड़ चुके थे। वयू गुट क्या है? तियानमिंग ने पूछा। संप्रदाय के सभी शिष्य नेता और प्रशासकों के साथ अपने स्वयं के गुट बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। वे गुट शिष्य आबादी में से अपने सदस्यों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाहरी शिष्यों के पास आमतौर पर अपने स्वयं के गुट होते हैं। हालांकि आंतरिक शिष्यों से संबंधित गुट कभी कभी बाहरी शिष्यों को सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं।
किसी गुट में शामिल होने का मुख्य कारण संप्रदाय के मिशन को पूरा करना और समूहों में एबिसल युद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना है। ऐसी खतरनाक जगह में हमारी पीठ पर नजर रखने के लिए अधिक सहयोगियों का होना हमेशा सुरक्षित होता है। कई गुटों का इतिहास हजारों साल पुराना है। एबिसल युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए मैं वयू गुट में शामिल हो गया, जिसमें केवल महिला शिष्य शामिल हैं। गुट के नेता का नाम सु वयू है। उस समय गुट का नाम फैंगलिंग गुट था, लेकिन सु वयू बहुत शक्तिशाली थी। वह चाहती थी कि नाम बदलकर उसका नाम रखा जाए और दूसरे लोग इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, किंग्यू ने समझाया। फिर हम आपके साथी गुट के सदस्यों को आपकी क्षमता का गवाह बनने देंगे। यदि वे कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? खुद को साबित करो, उसने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, अब उन्हें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, तियानमिन को बस ये देखना था कि गेट्स के बारे में इतना शोर क्यों मचा हुआ है। वह किगन्यू के सामने बैठ गया और उसे साधना शुरू करते हुए देखा। फीलिंग भी निश्चित रूप से उसकी मदद कर पाएगी। जब यह शुरू हुआ तो तियानमिन इसे महसूस कर सकता था। उसके ऊपर के द्वार में 5 पवित्र स्वर्गीय पैटर्न थे जो किंग्यू के शरीर पर दबाव डाल रहे थे। उसी समय उसके जीवन बद्ध स्थान को भी संकुचित कर दिया गया था, साथ ही उसके भीतर ग्रैंड व्हाइट कुनपिंग भी। तुरंत ही तियानमिन की आंखों के सामने उसका चांदनी क्षेत्र खुल गया और चांदनी ने उनके आसपास के क्षेत्र को रोशन कर दिया। आध्यात्मिक लगाव के कारण किंग्यू की त्वचा में हल्की चमक आ गई। उसे इतनी मेहनत और दृढ़ता से प्रयास करते हुए देखकर दर्द और पीड़ा को सहने के बावजूद तियानमिन को अचानक एक आभास हुआ। रक्षा करने लायक एक बहन होना बहुत बढ़िया था। उस समय वह ली जुएजियाओ के प्रति काफी दयालु था, हालांकि वह और मैडम हुआंग दोनों दूसरों से प्रभावित थी। अंत में तियानमिन को उनके साथ इस तरह का पारिवारिक बंधन बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब वह किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति भी यह भावना महसूस कर सकता था जो उसका असली परिवार भी नहीं था। यह प्यार नहीं था, उसके मन में किंग्यू के प्रति कोई इच्छा नहीं थी, ये देखते हुए कि वह पहले से ही खुद को फीलिंग के लिए समर्पित कर चुका था। हालांकि वह अभी भी नहीं चाहता था कि किंग्यू दुखी महसूस करे, न ही वह किसी और को उसे परेशान करते हुए बर्दाश्त करेगा। किंग्यू, हमारे सामने अभी भी एक लंबा भविष्य है। मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरी बहन हो। मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं वह सब करने की कोशिश करूंगा जो एक बड़े भाई से अपेक्षित है। अब से तुम्हें अपने लिए, अपने माता पिता और कबीले के लिए बोलना होगा। मैं तुम्हारे भाई के रूप में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, उसने भावुक होकर कहा। मुझे समझ आ गया, बड़े भाई। वह कोई कमजोर लड़की नहीं थी। वास्तव में वह किसी भी अन्य से अधिक मजबूत थी। तियानमिन के शब्द उसके लिए जीवन रेखा बन गए, जिसका उपयोग वह खुद को संभालने के लिए कर सकती थी। अब जबकि वंश का सम्मान खत्म हो गया है, तो हम निश्चित रूप से दूसरों के उपहास का शिकार होंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह बस लोगों के व्यवहार का तरीका है। प्रतिस्पर्धा की दुनिया में लोग बिना किसी कारण के हर किसी के साथ नहीं मिल पाते। हालांकि हम इस वजह से हार नहीं मान सकते। हमें अपने दांत पीसकर अपनी आखिरी सांस तक सहना होगा। हमें लड़ने का साहस रखना होगा। आखिरकार एक विजेता उभरेगा। स्वर्ग निश्चित रूप से होशियार और मेहनती लोगों को पुरस्कृत करेगा। उसने ये सिर्फ किंग्यू को याद दिलाने के लिए नहीं कहा, बल्कि खुद को भी। वह जानता था कि उसके पास असीम प्रतिभा है, लेकिन वह खुद को चेतावनी भी देना चाहता था कि वह हर कदम सावधानी से उठाए, बिना जल्दबाजी के। एड्स बाय पब फ्यूचर। गेट से आने वाला दबाव अविश्वसनीय रूप से भयंकर था। किंग्यू पहले से ही प्रयास से पसीने से तर थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने धीरज रखा। उस समय वह शायद इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाती। वह कोई बहुत प्रतिभाशाली नहीं थी और उसने अब तक जो कुछ भी हासिल किया था वह उसके अपने प्रयासों के कारण था। लेकिन आज फीलिंग जैसी एक और लड़की के साथ वह अपने शरीर के भीतर से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को खोल सकती थी जो उसका हौसला बढ़ा रहा था, और एक भाई जो एक पहाड़ की तरह ऊंचा और दृढ़ था, जिस पर वह भरोसा कर सकती थी, वह एक बार फिर बदल गई। शायद किस्मत उसके साथ क्रूर थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। यह वह आंतरिक राक्षस था जिसका उसे सामना करना था। किंग्यू, तुम एक दिन खुद को साबित कर दोगे। ली संत कबीले के हम लोगों को कठिनाइयों से डर नहीं लगता और हम भाग्य के आगे नहीं झुकते। अगर हमारे सामने कठिन रास्ता है तो हम भाग्य को चुनौती देंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ये हमारे कबीले की इच्छा है। मेरा मानना है कि भले ही हमारा कबीला गिर गया हो, लेकिन हमारे कबीले की इच्छा अभी भी हमारे भीतर जीवित है। हमारे पूर्वज बहुत गौरवशाली थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम कचरा बन जाएं, जिसे दूसरे लोग नीची नजर से देखें। जैसे ही वह मकबरे में दाखिल हुआ, उसे अपने पूर्वजों की महिमा का एहसास हुआ, क्योंकि उनके खून में उबाल आ गया था। चूंकि उसे उनका खून विरासत में मिला था, इसलिए उसे उनकी वसीयत भी विरासत में मिलनी थी। हम बिना लड़े नहीं मरेंगे। ये शब्द जितने सरल थे, किंग्यू ने इन्हें सुनकर कांप उठी।
उस समय केवल तियानमिंग ने देखा कि उसकी पुतलियां गायब हो गई थी, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी और उनमें से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी, बिल्कुल दो गोल चांद की तरह। तियानमिंग को लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। अगले ही पल उसके शरीर से एक घनी लहर निकली जिसने उसके चांदनी क्षेत्र को बहुत मजबूत कर दिया। शक्ति के इस उछाल ने तियानमिंग के खून को उबाल दिया जब तक कि उसने किंग्यू के शरीर के भीतर से एक शांत शक्ति का विकिरण महसूस नहीं किया। चांद की आंखें। जब तक वह वापस खड़ा हुआ, उसने देखा कि किंग्यू भी खड़ी थी, उसकी आंखें सामान्य हो गई थीं। उसने खुशी से भरे चेहरे के साथ तियानमिंग को देखा, हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके बारे में बहुत कुछ बदला है, वह एकता के 5वें चरण में पहुंच गई थी। तियानमिंग अपनी सफलता के लिए बहुत खुश थी, लेकिन वह इतनी उत्तेजित क्यों थी? बड़े भाई, वह चिल्लाए और सीधे तियानमिंग से जा टकराए जिससे वह लगभग उड़ गया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बड़े भाई, उसने एक बार फिर पुकारा, अपना आंसू भरा चेहरा उसकी छाती पर रगड़ते हुए। किंग्यू, शांत हो जाओ। उसे वास्तव में नहीं पता था कि वह किस बात को लेकर इतनी भावुक थी। ये सिर्फ एक सफलता थी, वे असली भाई बहन भी नहीं थे। उसने सोचा कि फीलिंग अभी अभी जो अंतरंगता दिखाए है उसके लिए उसे कड़ी पिटाई करेगी। फिर भी उसने जाने नहीं दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, अब से तुम मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम्हारा क्या मतलब है, मेरी बहन? तियानमिंग हैरान रह गया। उसने बस उसे एक जोशीला भाषण दिया था। निश्चित रूप से उससे इतना प्रभावित होने की जरूरत नहीं थी। वह लगभग ऐसी लग रही थी जैसे उसने पूरे एक दशक में कोई सफलता हासिल नहीं की हो। उसके हाथों को अलग करते हुए उसने उसके चेहरे को देखा जो अभी भी किसी कारण से रो रहा था। उन सभी आंसुओं ने उसके बालों को गीला कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद के अलावा कुछ नहीं था। बड़े भाई, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। वह थोड़ा पीछे हटी और बोली, देखो। सावधानी से उसने अपनी बाह दिखाने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर खींची, फिर एक पल के लिए रुकी और तुरंत उसे वापस ढक लिया ताकि दूसरे लोग न देख लें। फिर भी यह तियानमिंग को पूरी तरह से चकित करने के लिए पर्याप्त था। उसकी भुजाओं पर सिर्फ 3 इंटरलॉकिंग रिंग नहीं थी, बल्कि 5 चकाचौंध करने वाले चांद जैसे छल्ले थे। ये 5 चांद वाले आसमान जैसा था। दूसरे शब्दों में, वह एक ट्राइबेन से एक पेंटाबेन में विकसित हो गई थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी अंगूठियों का रंग बदल गया था, बिल्कुल दूसरे पूर्वज ली जिंगहे की तरह। वे काले से चांदी में बदल गए थे और उनकी स्थिति और रूप भी बदल गए थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ली जिंगहे सिर्फ एक टेट्राबेन थी जिसके पास 4 बेन रिंग थे, लेकिन किंग्यू के पास 5 थे। वह एक पेंटामून स्काईबेन थी। ओह पूर्वजों, क्या आप सभी पागल हो गए हैं? तियानमिंग को लगा कि यह महज संयोग नहीं था। ऐसे कई लोग थे जो मानते थे कि जिस दिन उनका लाइफ स्पेन ठीक हुआ था, उस दिन दिखाई देने वाले बेन रिंग की संख्या उनके पूरे जीवनकाल में स्थिर रहेगी, लेकिन ऐसा लगता था कि वे अपनी अनूठी संरचना को कम आंक रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 217, ली संत वंश की वापसी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: युगों का पशु प्रधान C217 ली संत वंश की वापसी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 217 ली संत वंश की वापसी। मेरी मां की प्रतिभा को वर्मिलियन बर्ड में एक औसत प्रतिभा के बराबर माना जाता था। हालांकि 3 बेन रिंगों को जगाने से पहले उन्हें 20 साल तक लाइफस्पैन से पीड़ित होना पड़ा। यह अपने आप में एक ऐसा बदलाव है जो नियति के विरुद्ध है। और मैंने 10 दिनों में हर दिन एक बेन रिंग जगाई, जो साबित करता है कि बेन रिंगों की संख्या तय नहीं है। हमारे पहले पूर्वज ली शेनिक्सियाओ ने 50 साल तक लाइफस्पैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लाइफस्पैन के उपहारों से धन्य होने वाले पहले व्यक्ति बन गए, तियानमिंग ने सोचा। ली सेंट कबीले के बाकी लोगों की तुलना में तियानमिंग को पेंटामून स्काईबेन के अस्तित्व को अपनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। सामान्य काले, आपस में जुड़े हुए बेन रिंग के विपरीत किंग्यू के पास 5 चांदी नीले चंद्रमा थे जो एक दूसरे के बगल में स्थित थे। यहां तक कि पहले पूर्वज के पास भी केवल 5 साधारण बेन रिंग थे। अन्य पूर्वज अधिकतम टेट्राबेन थे, जिनके बेन रिंग अलग अलग रंग के थे या अलग अलग स्थानों के थे। हालांकि उनमें से किसी में भी एक ही समय में दोनों परिवर्तन नहीं हुए थे। फिर भी उन्हें बहुत प्रतिष्ठा मिली और वे कभी ग्रेट ओरिएंट दायरे में सबसे मजबूत थे। बड़े भाई, ये कैसे हुआ? क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? किंग्यू की आंखों में उलझन झलक रही थी, उसका चेहरा हैरानी से जम गया था। किंग्यू, तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारी काया और अभिशाप अंगूठियां दोनों बदल गई हैं, हालांकि मैं निश्चित नहीं हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो मैं कहूंगा कि ली संत कबीले के पूर्वज हमें और कम होते और गिरते हुए नहीं देख सकते। शायद वे चाहते हैं कि हम कबीले को पुनर्जीवित करने का मिशन शुरू करें। आखिरकार हम एक समय में एक महान कबीले थे जिसके महान पूर्वज थे।
अब जब हम इस हद तक गिर गए हैं कि हमें धमकाया जा रहा है, तो ये हमारे पूर्वजों के लिए कितनी शर्म की बात है। इस प्रकार पूर्वजों की आत्माएं हमारी पीढ़ी को आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित हुई। इस सौभाग्य के साथ हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तियानमिंग ने संतुष्ट होकर उपदेश दिया। ली संत वंश को पुनर्जीवित करना, अपने पूर्वजों की आशाओं को पूरा करना, अपने रक्त की विरासत का अच्छा उपयोग करना ताकि वंश अपना गौरव पुनः प्राप्त कर सके, यही उनका मिशन था। बेशक ये सब बकवास था। तियानमिंग को वास्तव में नहीं पता था कि इसका कारण क्या था। उसका परिवर्तन संभवतः आदिम अराजकता जानवरों के रक्त विरासत के प्रभाव से संबंधित था। ली किंग्यू के पेंटाबेन के लिए उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। हालांकि किंग्यू आश्वस्त था। बड़े भाई, मैं समझता हूं। मैं अपने पूर्वजों की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा करता हूं। मुझे अपनी प्रतिभा का अच्छा उपयोग करना चाहिए। तियानमिंग को पता नहीं था कि उसके शब्दों ने किंग्यू के दिल में किस तरह के बीज बोए थे, जो बीज एक दिन एक विशाल वृक्ष बन जाएंगे। ये सही है, उन्होंने कहा। भविष्य में अगर आपको कोई समस्या हो तो मेरे पास आइए। एकजुट होकर हम मजबूत बने रहेंगे। मैं बता दूंगा बड़े भाई। अभी हम दादी को छोड़कर किसी को कुछ नहीं बता सकते। किंग्यू ने सिर हिलाया। मैंने केवल कनिष्ठ संप्रदाय गुरु का पद प्राप्त करने के लिए अपनी अभिशाप अंगूठियों को उजागर किया था, लेकिन आपकी परिस्थितियां अलग हैं। अपनी साधना पर किसी का ध्यान आकर्षित न करने का प्रयास करें। यदि कुछ भी होता है तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तियानमिंग ने जोश से उबलते हुए घोषणा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तियानमिंग के यहाँ कम समय रहने के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पूर्वजों का खून उसकी रगों में बहता था। वह ली समाधि पर गया था और उसकी महिमा को देखा था। उसके मन में मिशन की भावना किंग्यू जितनी ही प्रबल थी। यदि ली संत वंश का उत्थान वास्तविकता बन गया तो शायद वह भी उपलब्धि की भावना से फूट फूट कर रोने लगेगा, जो लिन शियाओटिंग पर उसके घृणा से भरे प्रतिशोध से कहीं अधिक होगा। क्या तुम्हें कोई बदलाव महसूस हो रहा है? तियानमिंग ने पूछा। मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है और जो समस्याएं मुझे परेशान कर रही थीं, वे अब बहुत सरल लगती हैं। मुझे पता है कि छठे और सातवें स्तर की एकता तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है, साथ ही अपनी युद्ध कलाओं में खामियों को ठीक करना है। उन्होंने जिस परिवर्तन का वर्णन किया वह उन परिवर्तनों से मिलता जुलता था जो तब आए जब तियानमिंग ने मानव पृथ्वी स्वर्ग के विनाश को समझ लिया था। प्रत्येक दिन के साथ बोध और सरलता दोनों में वृद्धि हुई। पेंटाबेन आकाश भी शुओयू के पंखों के नीचे प्रकट हुआ है। जैसा कि तियानमिंग ने उम्मीद की थी, अभिशाप अंगूठियों को पशु स्वामी और जीवनबद्ध पशु द्वारा साझा किया गया था, जिनकी नियति आपस में जुड़ी हुई थी। किंग्यू की शारीरिक बनावट से भली भांति परिचित फीलिंग ने बताया कि उसकी 5 बाने रिंग उसकी 7 बाने रिंग के बराबर थी। शायद पेंटामून आकाश में और भी रहस्य थे जिन्हें किंग्यू को खोदने की जरूरत थी। तियानमिंग ने गंभीर किंग्यू की ओर देखा, उसकी आंखों में भावना की झलक झलक रही थी। बड़े भाई, मैंने आपका समय ले लिया है। अब जब मैं सफल हो गया हूं तो यूनिटी तक पहुंचने की आपकी बारी है। किंग्यू के परिवर्तन को छिपाना कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसके बाल हल्के भूरे रंग के ही थे। जहां तक उसकी बैन रिंग की बात है तो वे अच्छी तरह से छिपी हुई थीं और उसकी आस्तीन के नीचे कपड़े की पट्टियों से लिपटी हुई थीं। हाँ, मैं कोशिश करने जा रहा हूं। शायद मैं पेंटामून आकाश को भी जगा सकूं। वह हंसा। किंग्यू तियानमिंग के साथ शाही 9 गुना द्वार तक गई थी। उसने कभी अपने भाग्य में इतने बड़े बदलाव की कल्पना नहीं की थी। वे पहले गेट की ओर बढ़े जहां तियानमिंग यूनिटी तक पहुंचने का प्रयास करेगा। जैसे ही वे चौथे गेट से आगे बढ़े, वे युवेन शेनचेन से टकरा गए, जिसमें सुंदरियों का एक समूह था। उनके चेहरों पर बदसूरत भाव बहुत कुछ कह रहे थे। किंग्यू को 5वें स्तर की यूनिटी तक बढ़ते देखना उनके तिरस्कारपूर्ण चेहरों पर एक तमाचा था। किंग्यू की सफलता ने उसे इनमें से आधी लड़कियों से आगे कर दिया था और उन्हें धूल में पीछे छोड़ दिया था। उसका मजाक उड़ाने के लिए कहे गए शब्दों का विपरीत प्रभाव हुआ। क्या तुम अभी आगे बढ़ी हो? गोंगसुन यू ने अपने होंठ काटे। वह भी 5वें स्तर की यूनिटी पर थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किंग्यू ने उन्हें अनदेखा कर दिया और चलती रही। उसकी घोर उपेक्षा ने उन्हें शर्मिंदगी से लाल कर दिया। आखिरकार युवेन शेनचेन के सामने अनदेखा किया जाना एक कठिन गोली थी जिसे निगलना मुश्किल था। ली किंग्यू, मैंने सुना है कि तुम ली जिनकिन से शादी कर रही हो। तुम्हारा पति सुंदर और प्रतिभाशाली है, एक अद्वितीय एडोनिस। फिर भी तुम एक युवा व्यक्ति के प्रति स्नेह दिखा रही हो। तुम्हारी मर्यादा कहाँ है? एल्डर सू जेन की पोती सूली ने डांटा। वह युवेन शेनचेन के बगल में खड़ी थी, धीरे से उसके खिलाफ झुकी हुई थी। ये शब्द बहुत समय से आ रहे थे। सुंदर और प्रतिभाशाली का मतलब उपहास करना था। हर कोई जानता था कि ली जिनकिन कितना असफल व्यक्ति था। ऐसा दिखावा करना बंद करो कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। शादी से पहले दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट करना, क्या ये ली जिनकिन को हरा टोपी पहनाना नहीं है? उसने फटकार लगाए। लड़कियां एक बार फिर दिल खोलकर हंसीं, लेकिन दुर्भाग्य से किंग्यू पहले ही जा चुका था। क्या तुम परेशान नहीं हो? तियानमिंग ने पूछा।
इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं पहले भी गुस्सा हो सकता था, लेकिन अब मैं अलग हूँ, किंग्यू ने टिप्पणी की। बड़े भाई, आप सही कह रहे हैं। केवल ताकत से ही मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। कमजोर की कोई नहीं सुनता। इस कारण से उसने सूली से बहस करने की जहमत नहीं उठाई। एक बार जब वह बादलों से बाहर निकली और सभी को देखने के लिए अपना पंचमून आकाश लहराया, तो सूली स्वाभाविक रूप से चुप हो गई। यह मेरी शैली है, तियानमिंग ने हंसते हुए कहा। जब वे पहले गेट पर पहुंचे तो युवेन शिनचेन के बगल में बैठी लड़कियां गपशप कर रही थीं। वह खुद को क्या समझती है? वह किसी और की पत्नी बनने वाली है, फिर भी उसमें बुनियादी शिष्टाचार का अभाव है। सू ली ने तिरस्कार किया। गोंगसुन यू ने जवाब दिया, उस शर्मनाक परिवार की बेटी से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। तो इसलिए उसे वयूबुट में कोई काम नहीं मिला है। पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती कर रही है। फैंग चियू ने कहा। कितना घिनौना है। वह पूरी तरह से शुद्ध और मासूम दिखती है, लेकिन बाद में पता चला कि वह ऐसी ही लड़की है, सूली ने कहा। युवेन शिनचेंग अब उनकी बातें नहीं सुन सकता था। वह उसका भाई है, ली वुडी की नाजायज संतान। वह हाल ही में ग्रांट ओरिएंट लौटा है और अब जूनियर संप्रदाय का गुरु है। आप सब गलत हैं। ली जिनकिन को हरी टोपी पहनाने वाला ली तियानमिंग नहीं, बल्कि मैं हूं। कुछ शब्द अनकहे ही रहने चाहिए। किंग्यू के जन्मदिन का दिन नजदीक आ रहा था। चीन में हरे रंग की टोपी पहनने का मतलब है कि आदमी को उसकी पत्नी द्वारा धोखा दिया जा रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 218 जनता का असली चेहरा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C 218 जनता का असली चेहरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 218 जनता का असली चेहरा। युवेन शिनचेंग निश्चित रूप से ये शब्द नहीं बोलेंगे। आखिरकार उसके बगल में बैठी लड़कियां संप्रदाय के बुजुर्गों की वंशज थीं और उससे शादी करने का सपना देखती थीं। ऐसी लड़कियां सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती थीं, देखने में अच्छी लगती थीं, लेकिन छूने की मनाही होती थी। प्रलोभन के आगे झुकना जीवन भर की आपदा के समान होता। उसकी तुलना में किंग्यू ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसे उसकी ठंडी, उदासीन आंखें पसंद थीं। जूनियर संप्रदाय गुरु सू ली एक पल के लिए शून्य भाव से देखती रही। क्या मुझे नहीं पता था कि संप्रदाय में ऐसा कोई पद है? गोंगसुन यू ने अपनी अविश्वसनीयता व्यक्त की। ली वुडी का कमीना, मैंने सुना है कि एपेक्स ब्रांच की रक्तरेखा बहुत पहले ही टूट चुकी है। क्या वह धोखेबाज हो सकता है? सू ली हंसी। मुझे नहीं लगता कि वह यूनिटी तक भी पहुंच पाया है। मुझे यकीन है कि वह यहां मौज मस्ती करने आया है, यहां तक कि उसने अपने बाल भी सफेद रंगवा लिए हैं। कितना बेशर्म है, फैंग चियू ने झल्लाकर कहा। आप गलत हैं। जूनियर संप्रदाय मास्टर ली सेंट कबीले के संस्थापक की पेंटाबेन काया के साथ एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उनका दावा है कि आधे साल की साधना के बाद वे स्पिरिट्सोस के शिखर पर पहुंच गए हैं और यूनिटी चरण 4 के एक प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया है। युवेन शिनचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या उसका प्रतिद्वंद्वी एक बूढ़ा आदमी था? मैंने जो सुना है उसके अनुसार पेंटाबेन शरीर ग्रैंड ओरिएंट दायरे के पूरे इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ग विरोधी काया है। कौन उसकी बकवास पर विश्वास करेगा? ऐसी काया के साथ वह एक प्रमुख शिष्य हो सकता है, गोंगसुन यू ने कहा। तुम सच में उस पर विश्वास नहीं करते, है न? वह स्पष्ट रूप से एक मूर्ख है जिसका एक पैर कब्र में है। 3 साल से भी कम समय में ली संत कबीले के बाकी लोग नष्ट हो जाएंगे, फेंग चियू ने व्यंग्य किया। ठीक उसी समय सूली की छोटी बहन सूताओ यूनिटी स्टेज 1 में घुस गई। छोटी लड़की उत्साह से उछल पड़ी और अपनी बहन की बाहों में आकर खुशी से चिल्लाने लगी। खुश होकर सूली अपने दोस्तों की ओर मुड़ी। क्या जूनियर संप्रदाय का गुरु यहां यूनिटी में घुसने की कोशिश कर रहा है? यहां तक कि हमारे जियाओताओं ने भी चौथा द्वार तोड़ दिया, फिर भी पेंटाबेन जूनियर संप्रदाय का गुरु पहले द्वार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। शिनचेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि वह पेंटाबेन है? अपनी कम उम्र के बावजूद सू ली की खूबसूरत मुस्कान और आकर्षक आकृति एक आकर्षक वातावरण बिखेर रही थी। युवेन शिनचेंग की नजरें उस युवती पर टिकी हुई थीं, उसका गला सूख रहा था। वास्तव में संप्रदाय के बुजुर्गों के पोते पोतियों के रूप, रंग, स्वभाव और प्रतिभा श्रेष्ठ थी। वे ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, प्रत्यक्ष शिष्यों का तो कहना ही क्या। तीसरे अंकल ने कहा कि मुझे अपने विकल्प खुले रखने चाहिए, इसलिए मुझे प्रतिरोध करना चाहिए। युवेन शिनचेंग ने खुद को इन आकर्षक युवतियों के प्रलोभन को सहने की याद दिलाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवान कैताए उनके तीसरे चाचा थे। वह वास्तव में पेंटाबेन है या नहीं, इसका पता तो बाद में ही चलेगा। हमें बस देखना है। पहला द्वार, यहीं पर संप्रदाय के सबसे निचले स्तर के शिष्य साधना करते हैं, युवान शिनचेंग ने टिप्पणी की। शिनचेंग, यूनिटी तक पहुंचने के लिए तुमने कौन सा गेट इस्तेमाल किया? 5वां द्वार। मैं 10 साल का था, युवान शिनचेंग ने गर्व से कहा।
पूरे ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय ने अगले प्रधान शिष्य के रूप में उनकी नियुक्ति को हल्के में लिया था। तब से वह अपने भाई की उपलब्धियों को पकड़ सकता था। अब से 3 साल बाद प्रधान शिष्य का चयन किया जाएगा। शीर्ष 10 में 2 बुजुर्गों और एक ही कबीले के 2 प्रधान शिष्यों के साथ ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय उनके इशारे पर काम करेगा। एक पेंटाबेन। तो क्या हुआ? वह कुछ खास नहीं दिखता। केवल यूवेन परिवार को ही असली प्रतिभाशाली माना जा सकता है। पिता कहते हैं कि स्वर्ग के एलिसियम के शानदार दिन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। ग्रैंड ओरिएंट दायरे का भविष्य यूवेन परिवार का है। दादाजी नींव बनाएंगे जबकि पिता और मेरे चाचा नए क्षेत्रों का विकास करेंगे और ग्रैंड ओरिएंट का प्रभार संभालेंगे। बड़े भाई और मैं अपनी ताकत से स्वर्ग को चौंका देंगे। यूवेन शेनचेन ने भविष्य के बारे में कल्पना की। जबकि यूवेन शेनचेन का सिर बादलों में था, ली तियानमिंग की जूनियर संप्रदाय गुरु के रूप में पहचान की खबर संप्रदाय के भीतर फैल रही थी। पलक झपकते ही ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय के हर शिष्य को उसकी पहचान पता चल गई। चूंकि जूनियर संप्रदाय गुरु काफी समय से लोगों की नजरों से दूर था, इसलिए शिष्य उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई दुर्लभ जानवर हो और वे बेकार की गपशप में लगे हुए थे। जूनियर संप्रदाय का मुखिया अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। वह यूनिटी में भी नहीं है। क्या हम शर्त लगाएं कि क्या वह शर्मिंदगी से मरे बिना 1 महीने भी जीवित रह पाएगा? कोई भी टॉम, डिक या हैरी जूनियर संप्रदाय प्रमुख का पद नहीं ले सकता। हा। तियानमिंग ने उन कटु शब्दों पर हंसकर जवाब दिया। हालांकि फीलिंग और किंग्यू गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। सभी प्राणी एक जैसे हैं, वे अपनी भावनाओं और सांसारिक इच्छाओं से प्रभावित होते हैं। नश्वरता की इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कौन बच सकता है? मेरा मजाक उड़ाने से उन्हें खुद को श्रेष्ठ और अच्छा महसूस होता है। लेकिन चूंकि उनमें श्रेष्ठता की भावना है, इसलिए उन्हें हार का स्वाद चखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तियानमिंग लड़कियों की ओर मुड़ी। तियानमिंग, अपना बखान करना बंद करो। जल्दी करो, नहीं तो म्याओ म्याओ फिर से सो जाएगी। अपने जीवनबद्ध स्थान में यंग हुओ नींद में डूबी काली बिल्ली को अपने कंधे पर उठाए हुए था। हाँ बॉस। एकता। फीलिंग तियानमिंग के शरीर में वापस आ गया। जबकि बाहरी दुनिया अस्त व्यस्त रही, तियानमिंग पूरी तरह से शांत होकर साधना करने लगा। व्यंग्यात्मक, उपहास्यपूर्ण निगाहें और घमंडी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। वर्तमान में केवल स्वर्ग और पृथ्वी, उसके जीवनबद्ध जानवर, शाही 9 गुणाद्वार स्वयं थे। और एक क्रोधित फीलिंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। छोटी चिड़िया और काली बिल्ली के पास दोनों साधना तकनीकें तैयार थीं, इटर्नल इन्फेनल कोडेक्स और जेनेसिस कैस कोडेक्स। एकता तक पहुंचने और एकता क्षेत्र पर कब्जा करने का मतलब था कि युद्ध में जानवरों के स्वामी और जीवनबद्ध जानवरों के बीच बेहतर संबंध होगा। यूनिटी फील्ड के साथ तियानमिंग युद्ध के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता था, जिससे उसके हमलों की ताकत बढ़ जाती थी और उसकी सहनशक्ति बढ़ जाती थी। स्पिरिट सोर्स से यूनिटी तक आगे बढ़ना एक बड़ी छलांग थी। लिंगर, शांत हो जाओ, तियानमिंग ने आग्रह किया। उसका गुस्सा उसके मूड को प्रभावित कर रहा था। मैं क्रोधित हूँ। वे लोग तो तुम्हें जानते भी नहीं। वे इतनी अप्रिय बातें क्यों कहते हैं? फीलिंग ने तर्क दिया। वह उनके दिलों को समझ नहीं पाए। यह ऐसी दुनिया थी जो बेतहाशा श्रेष्ठता की तलाश में लोगों से भरी हुई थी, जहां वह कुछ भी नहीं था, जनता के तिरस्कार के प्रति संवेदनशील था। इसे इस तरह से सोचें, जूनियर संप्रदाय के गुरु के पास पूर्वजों की सुरक्षा और ली समाधि की अपार संपत्ति है। उन लाभों का आनंद लेने के लिए मुझे अपनी पहचान के साथ आने वाली जिम्मेदारी और मिशन को निभाना होगा। यदि आप यहां आना चाहते हैं, तो आपको उस ऐतिहासिक मिशन और ऐतिहासिक जिम्मेदारी का सम्मान करना होगा जिसे इस पहचान को ले जाने की आवश्यकता है। हालांकि वे मुझे नहीं जानते, मैं हर चीज का हकदार हूं। जब तक मैं इस क्षमता में ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में साधना करता हूं, अपमान और निराशाएं केवल बोझ हैं जिन्हें मुझे उठाना होगा। यह उचित है और अपेक्षित है। लेकिन चिंता न करें, मैं निडर हूं, तियानमिंग ने सही ढंग से कहा। बड़े भाई, आप अद्भुत और बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण हैं। मुझे लगता है जैसे मेरी सारी कुंठाएं दूर हो गई हैं, फीलिंग ने उत्तर दिया। तियानमिंग, क्या तुमने छेड़खानी बंद कर दी है? म्याओ म्याओ अब झपकी लेने लगा है। छोटी लड़की भौंकी। बिल्कुल अभी। इसके साथ ही उनकी पशु शिराएं जुड़ गईं। इन्फेनल सोर्स से इटर्नल इन्फेनल फीनिक्स बीस्ट की और थंडर सोर्स से जेनेसिस कैस थंडरफील्ड बीस्ट की एक साथ आने और प्रसारित होने लगी। तियानमिंग इन 2 तकनीकों के यूनिटी भाग से अच्छी तरह परिचित था। वास्तव में उसने अपनी सफलता के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय पूर्वी हवा के। और जिस पूर्वी हवा का वह इंतजार कर रहा था, वह इंपीरियल 9 गेट्स का दबाव था। किंग्यू की साधना के दौरान तियानमिंग ने देखा था कि शाही 9 गुणाद्वारों से उत्पीड़न जीवन बद्धस्थान पर कार्य करता है, कुचलता है, पीसता है और चक्की के पत्थर की तरह हिलाता है जब तक कि यह पूर्ण विलय में परिणत नहीं हो जाता। एकता तक पहुंचने के लिए सामंजस्य और एकीकरण की आवश्यकता होती है। उत्पीड़न जितना मजबूत होता है, उनकी आत्माओं के बीच एकीकरण उतना ही मजबूत होता है। जब दोनों आत्मा में एक हो जाते थे, तो जानवरों के स्वामी और जीवनबद्ध जानवर हर अनुभव को साझा करते थे। यह एकता का सार था।
चलो शुरू करें। जब तक वह खेती करता रहेगा, दबाव उस पर बना रहेगा। 3 पशु किस सक्रिय हो गए क्योंकि तियानमिंग ने 3 ऊर्जाओं के एकीकरण के साथ एक एकता क्षेत्र बनाने का प्रयास किया। वहां दबाव कहाँ है? एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ देर बाद उनके चेहरे उलझन में जम गए। इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट से दबाव के बारे में क्या वहां कुछ भी नहीं था? उनके जीवन बद्धस्थान में जरा सा भी कंपन नहीं था। क्या हो रहा है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि 7 सितारा जीवन वाले जानवर केवल पहले द्वार पर ही खेती कर सकते हैं? कोई दबाव क्यों नहीं है? छोटी चिड़िया ने आश्चर्य से पूछा। मैं नहीं कर सकता भाई, यहाँ कोई उत्पीड़न नहीं है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो मैं सो जाऊंगा। काली बिल्ली जम्हाई लेने लगी। तियानमिंग भी उतना ही हैरान था। फीलिंग ने कहा, मुझे भी कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा है। क्या गेट तोड़े जा सकते हैं? अगर वे इसी तरह से बोलते रहे तो म्याओ म्याओ सो जाएगी। तियानमिंग निर्णायक रूप से उठ खड़ा हुआ। तियानमिंग को निश्चल देखकर किंग्यू ने असमंजस में पूछा, बड़े भाई क्या बात है? आखिरकार अनगिनत आंखें उस पर टिकी थीं जो पेंटाबेन की शक्ति को देखने के लिए इंतजार कर रही थीं। तियानमिंग ने स्वीकार किया, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। आप दूसरे द्वार से क्यों नहीं जाते? किंग्यू ने सुझाव दिया। इस प्रकार तियानमिंग दूसरे शिष्यों की उत्सुक निगाहों के सामने दूसरे गेट पर चला गया। जैसे ही वह अपने गंतव्य पर पहुंचा, उसकी ओर देखने वाली आंखें ठंडी हो गईं। शायद उन्हें लगा कि वह दिखावा कर रहा है। क्या उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? तियानमिंग का दिल एक शांत झील की तरह था जो एकता की राह पर आगे बढ़ने पर केंद्रित था। उसे व्यर्थ की निंदा और व्यंग्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत जल्दी ही उन्हें पहले गेट जैसी ही स्थिति का पता चला। दूसरा द्वार, कोई दबाव नहीं। तीसरा, अभी भी कोई दबाव नहीं है। जब तियानमिंग चौथे गेट पर पहुंचा तो युवेन शिनचिंग और लड़कियां अभी भी वहां मौजूद थे। उदासीन निगाहें तियानमिंग के रूप पर घूम गईं। जूनियर सांप्रदायिक गुरु, क्या आप यहां बंदरों का खेल दिखाने आए हैं? युवेन शिनचिंग ने पूछा। हाँ, और जिस बंदर को मैं मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप हैं, तियानमिंग ने कहा। युवेन शिनचिंग की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। 13 सालों से किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि संप्रदाय में शिनचिंग का स्थान क्या है? सूली चिल्लाए। और वह कौन सी स्थिति है? क्या वह कनिष्ठ संप्रदाय गुरु से श्रेष्ठ है? तियानमिंग ने जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 219 दोहरी सर्वोच्च क्षमताएं। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C 219 दोहरी सर्वोच्च क्षमताएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 219 दोहरी सर्वोच्च क्षमताएं। वे उसकी आत्म जागरूकता की कमी पर हंसते थे। क्या वह सचमुच सोचता था कि कनिष्ठ संप्रदाय गुरु का पद सही है? क्या यह उकसावे की बात है? युवेन शिनचिन के पत्थर जैसे चेहरे पर ठंडक छा रही थी। 13 साल के लड़के की उदासीनता। यह कोई बच्चा नहीं था। क्या तुम जैसा बच्चा उकसावे के लायक भी है? चुप रहो, तुम मेरी साधना में देरी कर रहे हो। खेती, तुम तो बस दिखावा हो। तियानमिंग को इस बच्चे से बहस करने में कोई परेशानी नहीं थी। उसकी उम्र में एक बच्चे से झगड़ना और खुद को साबित करने की जल्दी करना सिर्फ शर्मिंदगी की बात होगी। वह चौथे द्वार की ओर बढ़ता रहा। उसे अपने भीतर की ऊर्जा का एहसास हुआ जो मानो एकता के द्वार को तोड़ने के कगार पर थी। दुर्भाग्य से उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी की स्वीकृति माना गया। युवान शिनचिन के आसपास की लड़कियां उसकी ओर घृणा भरी निगाहों से देख रही थीं। एपेक्स ब्रांच में तो सभी लोग असफल हैं, सूली ने मुंह बनाते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बीच तियानमिंग की उपस्थिति ने दोनों बुजुर्गों को चिंतित कर दिया था। वह ली वुडी का बेटा है। ये युक्सी ने उसे एक बार देखा। युवेन केताई ने कहा, मैंने सुना है कि वह एक पेंटाबेन है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? ये युक्सी ने पूछा। बेशक, मुझे लगता है। ये युवक असाधारण दिखता है। मुझे यकीन है कि वह 30 साल में तीसरे स्तर की यूनिटी तक पहुंच जाएगा, युवान केताई ने हंसते हुए कहा। तुम पागल हो। ये युक्सी ने युवक की ओर देखा। ऐसा लगता है कि वह चौथे द्वार पर साधना से संतुष्ट नहीं है। मैंने सुना है कि उसके पास 7 सितारा जीवनबद्ध जानवर है। सामान्य परिस्थितियों में उसे पहले 3 द्वारों पर कठिनाई होगी। वह समझ नहीं पाई कि युवक ने ठीक से खेती करने से क्यों मना कर दिया, बल्कि अगले दरवाजे की ओर चला गया। क्या वह स्वयं को अपमानित करके व्यंग्य को आमंत्रित नहीं कर रहा था? जब ये युक्सी अपने कार्यों पर विचार कर रहा था, तब तियानमिंग पहले ही 5वें द्वार में प्रवेश कर चुका था। हालांकि वह कुछ ही समय में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस तरह के दृश्य ने चारों ओर से व्यंग्यपूर्ण नजरें पैदा कर दी। क्या वह सिर्फ गेट का दौरा कर रहा था,
अगर ऐसा ही चलता रहा तो तियानमिंग 9वें गेट तक चलकर भी कोई हलचल नहीं मचा पाएगा। तियानमिंग के साथ यह कितना अन्याय है। वह अपनी महानता का दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि वास्तव में यूनिटी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पहले 5 द्वारों ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। तियानमिंग क्या इंपीरियल 9 गेट्स टूट गए हैं? इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। यहां तक कि 5वें गेट ने भी कुछ नहीं किया है। इस बिंदु तक यंग हुओ अवाक रह गई थी, और मुसीबत एक नींद में म्याऊं म्याऊं थी। एकता की ओर बढ़ने में इंपीरियल 9 गेट्स के लाभों को देखने के बाद तियानमिंग के पास केवल इस तरह के उत्पीड़न की कमी थी। उसे एक आभास था कि वह तुरंत ही इसे तोड़ देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये शाओकिंग की सलाह उपयोगी थी, फिर भी 5वां द्वार भी निष्प्रभावी था। जब तक मैं इस बाधा को पार कर लूंगा, मैं ली शेन शियाओ की कब्र पर साधना में तेजी से प्रगति करूंगा। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। एक नए चरण में प्रवेश करना उच्च स्तर पर आगे बढ़ने से पूरी तरह से अलग था। ली शेनिक्सियाओ की कब्र में 81 संत स्वर्गीय पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन यह इस प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकता है। तियानमिंग छठे द्वार की ओर बढ़ गया। छठे द्वार से आगे मुझे इंपीरियल 9 गेट्स के दबाव को सहने के लिए एक संत जानवर को अपने वश में करना चाहिए। मुझे बस उम्मीद है कि मैं कुछ महसूस करूंगा। हिंसक तूफान को मुझे वहां ले जाने दो। तियानमिंग ने साधना शुरू कर दी, जबरदस्त दबाव का स्वागत करने के लिए तैयार। उसने देखा कि कैसे संत जैसे स्वर्गीय पैटर्न उसके सिर के ऊपर इकट्ठे हो गए। 10 सेकंड बाद, ये जबरदस्त दबाव कहाँ है? तियानमिंग, इस चीज को ठीक करने के लिए किसी को ढूंढो। ये कितनी मेहनत की बर्बादी है। यंग हुओ ने बड़बड़ाया। ये हजारों सालों से ठीक है, अब ये कैसे टूट सकता है? तियानमिंग ने भौहें सिकोड़ी। कोई इस खूनी गेट को ठीक करो। यंग हुओ गर्म ईंटों पर चींटियों की तरह ऊपर नीचे उछल रही थी। सोती हुई बिल्ली को देखकर यंग हुओ हताशा से भर गई। बेहतर विकल्प के अभाव में तियानमिंग 7वें द्वार की ओर चल पड़ा, जबकि बाकी शिष्य ठंडे मन से उसे देख रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 7वें गेट पर तियानमिंग खुशी के आंसू रोया। खराब गेट आखिरकार काम करने लगे। उसे जो हल्का दबाव महसूस हुआ, वह रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान पर ठोकर खाने जैसा था। यंग हुओ ने उत्सुकता से म्याऊं म्याऊं करके जगाया। जिस पूर्वी हवा का वे इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार 7वें दरवाजे पर दिखाई दी थी, जो दूसरे दर्जे के संत जानवरों वाले जानवरों के मालिकों के लिए थी, यानी 20 से 29 सितारा जीवन वाले जानवर। 10 सेकंड बाद, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इसमें कोई दबाव भी नहीं है, यह मुश्किल से गुदगुदी भी करता है, क्रोधित छोटी लड़की ने शिकायत की। जब अन्य लोग हंसने लगे, तब तियानमिंग ने अपना संकल्प दृढ़ किया और 8वें द्वार की ओर प्रस्थान किया। ये बहुत ताजगी भरा लगता है, यंग हुओ मुस्कुराए। 8 पवित्र स्वर्गीय पैटर्न के साथ दबाव मुश्किल से ध्यान देने योग्य था। शायद इससे उन्हें मदद मिलेगी। ओह, मेरा आराम का समय बर्बाद करना बंद करो। चलो 9वें गेट पर चलते हैं, अधीर म्याऊं म्याऊं ने आग्रह किया। तियानमिंग ने 9वें द्वार पर अपनी नजरें गड़ा दी, जहां ली संत वंश के पूर्वजों ने कभी अभ्यास किया था। 1000 साल हो गए थे जब किसी शिष्य ने आखिरी द्वार पर जाने की कोशिश की थी। वह आस्था की भूमि थी। इस समय दर्शक गुस्से से उबल रहे थे। उन्हें यकीन था कि तियानमिंग उन्हें बेवकूफ बना रहा है। जब तियानमिंग 9वें द्वार पर खड़ा था, तो उसने दुनिया को उछलने दिया, जबकि उसके दिल में शांति थी। युवान शिनचेन द्वारा कनिष्ठ संप्रदाय गुरु के रूप में अपनी पहचान के कारण लाया गया अपमान, साथ ही उसके पापी इरादे सभी सांसारिक मामले थे। केवल जब मन शांत होता है, तो कोई ऊपर उठ सकता है और सभी चिंताओं को पीछे छोड़ सकता है। ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में मैं अपना खुद का प्रतिद्वंद्वी हो सकता हूँ। हालांकि तियानमिंग को यकीन नहीं था कि वह ऐसा क्यों सोचता था, लेकिन उसे लगता था कि यह एक संकेत था। वह दोहरी सर्वोच्च क्षमताओं और 10 आदिम अराजकता जानवरों वाला एक डेकाबेन था। अपने आप को संभालते हुए शाही 9 गुना द्वारों को छोड़कर सब कुछ गायब हो गया, यहां तक कि किंग्यू भी। साधना के मार्ग पर यह अब तक की सबसे बड़ी बाधा थी जिसका उसे सामना करना पड़ा था। एकता चरण आत्मा का एकीकरण है, जिससे साधना और युद्ध में सामंजस्य पैदा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9वें द्वार का दबाव उसे यूनिटी की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। तियानमिंग ने अपने जीवनबद्ध स्थान में कंपन महसूस किया। यंग हुओ और म्याओ म्याओ ने इंपीरियल 9 गेट्स की दमनकारी शक्ति का सामना किया, तथा शेष आदिम अराजकता जानवर के अंडों की रक्षा की। आह, अच्छा लग रहा है। यंग हुओ ने संतोष से आह भरी। चलो शुरू करते हैं। तियानमिंग को पूरा विश्वास था कि आज वह दिन है जब वो यूनिटी तक पहुंच जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 220 विशाल नेक्सस। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: युगों का पशु प्रधान C 220 विशाल नेक्सस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 220 विशाल नेक्सस।
तियानमिंग की दोनों तकनीकें एक ही समय में बहुत बेहतर गति से विकसित हो रही थीं, इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स के दबाव के कारण। दो छोटे जानवरों को अपने 8 अजन्मे भाई बहनों को भी भारी दबाव से बचाना था। तियानमिंग ने इटरनल इन्फेनल और जेनेसिस कैस कोडेक्स के प्रवाह को विनियमित करने के अवसर के इस मोड़ को पकड़ा और अन्य दो की तरह ही कड़ी मेहनत की। उनके बिजली के स्रोत और नरक के स्रोत एक ही समय में प्रसारित हुए। एकता रैंप तकनीक का उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में किया गया। गेट से आने वाले दबाव के कारण एक शून्य क्षेत्र प्रकट हुआ। तियानमिंग, छोटी लड़की और काली बिल्ली ने अपने जानवर की में तालमेल हासिल किया। उस पल नरक के स्रोत और बिजली के स्रोत अपने समकक्षों के साथ जुड़ गए और जानवर की को बहने दिया। एक सुनाई देने वाली गुनगुनाहट तेज होती गई। एकता प्राप्त करने का पहला कदम बीस्ट वेन के बाहर एक द्विध्रुवीय डोमेन बनाना था जब तालमेल हासिल किया गया था। दूसरे शब्दों में यह एक क्षेत्र का गठन था। जैसे जैसे समय बीतता गया, तियानमिंग के पास दो कमजोर क्षेत्र प्रकट हुए, एक शीर्ष पर और दूसरा नीचे, दो प्लेटों के ढेर की तरह जो किसी तरह का समोच्च बनाते थे। इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स वाकई कारगर थे। इसके बिना तियानमिंग को लगा कि उसके लिए इस बिंदु तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। दबाव ने वास्तव में उसके जीवनबद्ध जानवरों के साथ उसके संबंध और समझ को बढ़ाया। अचानक उसे लगभग ऐसा लगा जैसे वह उनके साथ घुल-मिल गया हो। तियानमिंग ने कहा, तुम में मैं हूं और मुझ में तुम हो। यंग हुओ ने कहा, यह थोड़ा घिनौना लगता है। मुझे पता है, तियानमिंग ने जवाब दिया। प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई थी। ये जितना लंबा चला, तियानमिंग को उतना ही अधिक समझ में आया कि द्वार कितने उपयोगी थे। ह्यूवेन शेंगचेन के उकसाने के बिना भी वह अपनी मर्जी से एकता चरण को तोड़ने के लिए यहां आना पसंद करता। उसकी धूर्त प्रतिभा को देखते हुए एक अच्छा मौका था कि वह एकता के 9वें स्तर तक पहुंच सकता था और प्रमुख शिष्य को पकड़ सकता था। द्वार उस पर बढ़ती गति से दबाव डालते रहे जिससे एकता क्षेत्र की अभिव्यक्ति तेज हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, ऐसा कहा जाता है कि चौथे क्रम के संत जानवरों के पास 40 से अधिक आत्मा स्रोत होते हैं और वे 40 से अधिक नेक्सस उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरे एकता क्षेत्र में कितने हो सकते हैं। आत्मा स्रोतों और नेक्सस की संख्या जीवनबद्ध जानवर के स्तर द्वारा निर्धारित की गई थी। 8 सितारा जीवनबद्ध जानवरों वाले बीस्टमास्टर के पास 8 आत्मा स्रोत और 8 नेक्सस हो सकते थे और वे 8 आत्मा स्रोत क्षमताओं का उपयोग कर सकते थे। दूसरी ओर शक्तिशाली चौथे क्रम के संत जानवरों के पास 40 से 39 सितारे होने के बारे में कहा गया था, जिसमें बीस्टमास्टर 40 से अधिक आत्मा स्रोत और नेक्सस प्रकट करने में सक्षम था। इतना ही नहीं, वे जितने आत्मा स्रोतों की संख्या रखते थे उतने ही आत्मा स्रोत क्षमताएं प्राप्त करने में सक्षम होते थे। ऐसा कहा जाता था कि संत जानवरों के पास आत्मा स्रोत क्षमताओं की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी, क्योंकि उनके पास आत्मा स्रोतों की प्रचुर संख्या थी। हालांकि आत्मा स्रोतों की बड़ी संख्या शुद्धिकरण के लिए जटिलताएं पैदा कर सकती है, जिससे ये बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए संत जानवरों के साथ जानवरों के स्वामी केवल कुछ सबसे मजबूत आत्मा स्रोत क्षमताओं को बनाए रखेंगे और कमजोर लोगों को त्याग देंगे। आत्मा स्रोतों और नेक्सस की विशाल संख्या ही एक औसत जानवर मास्टर को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से अलग करती है। उदाहरण के लिए, एक जानवर के मालिक को 8 सितारा जीवनबद्ध जानवर और एक को चौथे क्रम के संत जानवर के साथ ले। यदि वे दोनों एकता के पहले चरण में थे, तो पूर्व में बाद वाले की तुलना में 4 या 5 गुना कम आत्मा स्रोत होंगे, जिससे उनके युद्ध कौशल में बहुत बड़ी असमानता पैदा होगी। स्वाभाविक रूप से ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में चौथे क्रम के संत जानवरों वाले कोई शिष्य नहीं थे, लेकिन तीसरे क्रम के संत जानवरों वाले भी राक्षसी रूप से प्रतिभाशाली थे। उनके पास 30 से 29 आत्मा स्रोत और संबंध होंगे। संयोग से ली वुडी के पास अपने चरम पर 29 संबंध थे। हालांकि तियानमिंग में सिर्फ एक ही स्पिरिट सोर्स था जो लगातार अपने आकार में बढ़ रहा था। अब यह सामान्य से लगभग 10 गुना बड़ा था। हालांकि यह भविष्य में भी बढ़ सकता है, लेकिन इसकी संख्या शायद तय थी। वह लगभग इसे महसूस कर सकता था। उसके प्रत्येक क्षेत्र में केवल एक विशाल नेक्सस था, लेकिन वे सामान्य से लगभग 10 गुना बड़े थे। उसके बगल में इन्फेनल फील्ड और कैस फील्ड धीरे धीरे एक डोमेन बना रहे थे। तियानमिंग को एहसास हुआ कि यंग हुओ की इन्फेनल ब्लेज पूरे इन्फेनल फील्ड को कवर कर सकती है, जिसका व्यास 20 मीटर से ज्यादा था। म्याओ म्याओ की कैस वोल्ट बॉल भी कैस फील्ड को कवर करती है, जिसकी रेंज लगभग इतनी ही है। शुरू में फील्ड्स काफी समतल थे, लेकिन अब वे बड़े बॉलर्स में बदल गए थे, जिनके बीच में तियानमिंग और उसके 2 जीवनबद्ध जानवर थे। एक नरक की आग की जलती हुई गेंद थी, जबकि दूसरी अराजक बिजली से भरी एक ग्लोब थी। युद्ध में तियानमिंग के पास जाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा, खासकर तब जब उसके यूनिटी फील्ड सामान्य फील्ड्स की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसानदेह लग रहे थे। इन क्षेत्रों का व्यास 20 मीटर से ज्यादा था। तियानमिंग उन दोनों का केंद्र था, जबकि यंग हुओ और म्याओ म्याओ प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र के केंद्र पर थे। जब दोनों क्षेत्र लगभग 50 मीटर की दूरी पर प्रतिध्वनित होते थे, तो उनकी शक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाती थी। हालांकि जब वे एक दूसरे से सीमा से बाहर होते थे, तो प्रतिध्वनि गायब हो जाती थी। फिर भी उनके व्यक्तिगत क्षेत्र अभी भी अपने आप में शक्तिशाली थे।
वर्तमान में उसका विशाल नेक्सस लगातार पर्यावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। तियानमिंग जानता था कि उसके नेक्सस के साथ वे और भी अधिक भयावह दर पर आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। एकता मंच एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अंततः सफल हुआ। ये शाओकिंग के मार्गदर्शन और इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स के दबाव के साथ सब कुछ ठीक हो गया। उसे लगा कि उसकी सफलता के बाद उसकी युद्ध क्षमताओं में मीलों का सुधार हुआ है और उसकी मुख्य बाधा दूर हो जाने के बाद वह अपनी सभी अप्रयुक्त क्षमताओं का पता लगाने के लिए स्वतंत्र था। प्रभाव सबसे अधिक तब होता था जब यंग हुओ और म्याओ म्याओ के अपने एकता क्षेत्र उसके साथ प्रतिध्वनित होते थे, क्योंकि वे प्रतिध्वनि के कारण एक दूसरे के क्षेत्रों से ऊर्जा का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम होते थे। तियानमिंग अपने नेक्सस का उपयोग अपने जीवनबद्ध जानवरों से आत्मा स्रोत क्षमताओं को उधार लेने के लिए भी कर सकता था। नारकीय लपटें और अराजक बिजली उसके स्थिर और परिपक्व एकता क्षेत्रों के भीतर शक्ति के साथ स्पंदित हुई। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसने 9वें द्वार पर प्रशिक्षण के माध्यम से प्रवेश किया था। जबकि संप्रदाय के कई शिष्य थे जिन्होंने इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स को तोड़ा था, तियानमिंग निस्संदेह सबसे अनोखा था। उसके पास केवल एक नेक्सस था, एक सितारा जीवनधारी जानवर होने का संकेत, लेकिन वह भी उतना उल्लेखनीय नहीं था जितना कि वह हजारों वर्षों में 9वें द्वार को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था। उसे नहीं पता था कि 9वें गेट पर प्रशिक्षण शुरू करने पर उसने किस तरह का झटका दिया था। 10 सांसों के भीतर कुछ लोग उसके क्षेत्र को संक्षिप्त करने और आत्महत्या का प्रयास करने के लिए उसका मजाक उड़ाने के लिए एकत्र हुए थे। 10 सांसों के बाद उनके चेहरे पर भाव जम गए। 30वीं सांस पर उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे और बात करते समय उनके होंठ कांप रहे थे। 60 सांसों के समय के बाद तियानमिंग ने अपना क्षेत्र और विशाल नेक्सस प्रकट कर दिया था, जिससे हर कोई उसे पूरी तरह से खामोश होकर देख रहा था। वे बहुत छोटे थे और नहीं जानते थे कि इसका क्या मतलब है। क्या 9वां द्वार टूट गया है? यह असंभव है। यह पहले कभी नहीं टूटा है। तो फिर यह क्या है? मैंने सुना है कि उसके जीवनबद्ध जानवर केवल 7 सितारा जानवर हैं। मेरे पास विचार है, केवल चौथे क्रम के संत जानवर ही 9वें द्वार का सामना कर सकते हैं। क्या उसके जीवनबद्ध जानवर उस स्तर पर हैं? वह एक पेंटाबिन है और उसके पास चौथे क्रम के संत जानवर हैं। क्या ये पूरी तरह से हास्यास्पद नहीं है? ये सही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे अब उसका मजाक नहीं उड़ाते या उस पर हंसते नहीं थे। इसके बजाय वे अपनी खुद की सापेक्ष अयोग्यता पर हंस रहे थे। वे इस बात से अंधे थे कि तियानमिंग वास्तव में कौन था। ये लंबे समय में पहली बार था जब इंपीरियल नाइनफोल्ड गेट्स इतने शांत थे। जैसे ही तियानमिंग ने अपनी सफलता हासिल की, युवेन शिनचेंग और उसके आसपास की लड़कियों के चेहरे पर सबसे दिलचस्प भाव थे। युवेन शिनचेंग बस अजीब तरह से वहां खड़ा था। उसका चेहरा तियानमिंग के ब्रेकथ्रू के साथ साथ काला होता जा रहा था, जैसे कि उसे कालिक से भरे बैग से थप्पड़ मारा जा रहा हो। हालांकि सुल्ली और गोंगसुनयू की प्रतिक्रियाएं और भी बदतर थीं। शिनचेंग, क्या यहाँ क्या हो रहा है? सुल्ली ने हैरानी से पूछा। ये सही है। उसके पास चौथे दर्जे का संत जानवर कब से है? मुझे याद है कि तुम्हारे बड़े भाई के पास भी नहीं है। क्या कनिष्ठ संप्रदाय का गुरु तुम्हारे भाई से ज्यादा शक्तिशाली है? गोंगसुनयू ने कांपते होठों से पूछा। उन्होंने सफेद बालों वाले तियानमिंग को ऐसे देखा जैसे वे कोई चमत्कार देख रहे हों। उसे एकता प्राप्त करते देख उनके पैर जवाब देने लगे। चुप रहो, युवेन शिनचेंग ने कराहते हुए कहा, जिससे लड़कियों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे जल्दी से एक कदम पीछे हट गईं। क्या हो रहा है शिनचेंग? युवा लड़के ने दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर तियानमिंग के पास वाकई चौथे दर्जे का जीवन बाधित जानवर होता तो शिनचेंग वाकई उसके लिए एक बंदर होता। वह पूरी तरह से अपमानित होता। उसका चेहरा इतना लाल हो गया कि पहली बार उसे छूने पर वह गर्म हो गया। चौथे दर्जे का संत जानवर पाना उसका आजीवन सपना था, फिर भी कोई अनजाना अनजानी उसका सपना जी रही थी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जितना अधिक वह इस पर तड़पता, उतना ही उसका प्रदर्शन शर्मनाक होता जाता। वह एकता तक पहुंच गया। ये खत्म हो गया है। जब सुली ने ऐसा कहा तो युवेन शिनचेंग ने अपनी दोनों मुट्ठियां पकड़ ली और अपनी नजरें तेज कर ली। हर कोई उसकी ओर देख रहा था। वह अभी तियानमिंग का मजाक उड़ा रहा था और अब उसे अपने शब्द वापस लेने पड़े। तियानमिंग ने अपनी स्थिति को स्थिर किया और अपना साधना सत्र समाप्त किया, फिर सीधा खड़ा हो गया। जब वह युवेन शिनचेंग की ओर बढ़ा तो सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। क्या वे लड़ने जा रहे थे? दूसरे शिष्यों की नजर में ऐसा लग रहा था। उन्होंने देखा था कि कैसे युवेन शिनचेंग को उबलते जहर के साथ उसकी सीमा तक धकेला जा रहा था। हालांकि तियानमिंग ने उसे दिन का समय नहीं दिया और बस दरवाजे से बाहर निकल गया। वह बच्चा बहुत छोटा था। वह किसी मामले में प्रतिभाशाली था। तियानमिंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास मानक थे, जो केवल योग्य विरोधियों को ही चुनता था। फिर भी उसने यह नहीं सोचा कि युवेन शिनचेंग को नजरअंदाज करने से बच्चे का चेहरा गुस्से से और भी पीला पड़ जाएगा।
ली तियानमी, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने जरूर कोई चाल चली होगी। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के पास चौथे दर्जे का संत जानवर हो ही नहीं सकता। उसने थूका। वह अपमान के बीज काट रहा था जो उसने पहले बोए थे। उसका गुस्सा देखकर दूसरे शिष्यों ने बोलना बंद कर दिया। तभी तियानमिंग ने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा और कहा, बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने ढेर सारा मल निगल लिया है। इस सटीक वर्णन पर भीड़ तुरंत हंसने लगी। युवेन शेनचेन का चेहरा वास्तव में घृणा से विकृत हो गया था। तियानमिंग अभी भी इस बात से अनजान था कि युवक किस बात पर नाराज था। उसने आग में घी डालने का ही काम किया था। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, युवेन शेनचेन ने दहाड़ते हुए कहा और अपने सामने की सुंदरियों को अलग करते हुए तियानमिंग पर हमला किया। उसने अपनी हथेली से पूरी ताकत से वार किया, उसे एक प्रचंड नदी की गति और दबाव के साथ आगे बढ़ाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।